पहुंच रही है। सबसे पहले तो सबको नमस्ते। कोई लेट नहीं हुआ है, बराबर चल रहा है भाई, कोई भी लेट नहीं हुआ है, ठीक है। एनीवे तो आपको पता होगा पिछली बार हम लोगों ने कुछ नए स्टूडेंट्स जो हमारे साथ में ज्वाइन करे थे तो उनके साथ में एक नया चैप्टर डाल दिया था, मैट्रिक्स और डिफरेंशियबिलिटी का कुछ पोर्शन जो पीछे रह गया था वो लास्ट में हमने आधे घंटे खींच लिया था। आधे घंटे तकरीबन मतलब 7:15 के बाद, ठीक है ना। तो आज वाला सीन भी यही रहेगा। मैट्रिक्स में हम लोगों ने पिछली बार कहां तक देख लिया था, एक बार लेट मी थिंक। नल मैट्रिक्स करवा दिया, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पे आ गए थे हम लोग, है ना। पिछली बार हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, ठीक है। ओके हाँ, जरूरत पड़ेगी तो सब कर लेंगे ना। हाँ, मैट्रिक्स में हम लोगों ने पिछली बार ट्रेस की बात कर ली थी, है ना। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, एक मिनट, क्या पॉइंट था अपना? पॉइंट नंबर 8 चल रहा था शायद। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पॉइंट नंबर क्या था, देखा ना। हम्म और चलिए और पॉइंट नंबर 5। ओके हाँ भाई, हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर चल रहे थे, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पॉइंट नंबर 5 चल पड़ा था हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ, पॉइंट नंबर 5 एग्जैक्टली कैनी, थैंक यू। ठीक है, तो वो डिफरेंशियबिलिटी हम हर बार की तरह से अपने लेक्चर के लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। छोटा सा जो पोर्शन बचा हुआ है वो अपने अपनी तरफ से कंप्लीट चलता रहेगा, ठीक है। और साथ में ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी चलता रहेगा, है ना। ध्यान रखना भाई, आप में से जो जो भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि मैंने एक पिछली बार चैप्टर चालू कर दिया था मैट्रिक्स करके, और ठीक है। मैं किसमें समझा नहीं आपकी बात को। हाँ, वो आज के दिन पे हो जाएगा, आज के दिन पे हो जाएगा, आज के दिन पे। आज के दिन पे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वगैरह जो भी होगा वो आज के दिन पे। मैं उसी कल के दिन पे जब पिछले लेक्चर की बात करी थी ना, तब मैंने आपको बोला था मेरे से ये रह रहा है। एनीवे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में मैंने पिछली बार बताया था कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को पहली चीज हम लोग TRA से शो करते हैं, ठीक है ना। सेकंड मैंने बताया था कि ये है ना अपने आप में सम ऑफ, ठीक है ना, वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स, प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, वो ट्रेस ऑफ ए होती है बेसिकली, और स्क्वायर मैट्रिक्स में ही काम करता है, ठीक है ना। तो तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि एक्चुअल में जैसे कोई ट्रेस ऑफ ए की बात करता है तो दैट इज नथिंग बट सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेकर के n तक कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं A11, A22, A33, ऐसे बढ़ते बढ़ते ANN, ये जो कुछ भी होगा ना ये ट्रेस ऑफ ए होगा। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि ट्रेस ऑफ ए की जो मैट्रिक्स है ना, थैंक यू राजेश सर, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत नेक्स्ट लेवल। अच्छा नहीं, बस ऐसा ही अच्छा लगा, तारीफें किसको अच्छी नहीं लगती, ठीक है। अच्छा आगे सुनते ना, देखो अपन क्या बात चल रही थी। ट्रेस ऑफ ए में, ट्रेस ऑफ ए की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, ये याद होनी चाहिए। इस चैप्टर में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में सबसे भारी चीज प्रॉपर्टीज होती है। याद है तो फिर सब समझ लो आपके पास है। इसमें प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी जो थी ना वो ये थी कि ट्रेस ऑफ, अगर कोई कांस्टेंट ए के साथ में आ जाए तो कांस्टेंट को बाहर कर दो और आप मैट्रिक्स ए का ट्रेस ले लो, ठीक है ना। ऐसा पॉसिबल है। ऐसे ही सेम अगर बाय द वे दो मैट्रिक्स का सम दे रखा है ना और कोई ट्रेस पूछ रहा है तो आप अलग अलग ट्रेस निकाल लो, ए का ट्रेस निकालो, बी का ट्रेस निकालो और दोनों को सम अप कर दो। तो बात एक ही है, ए प्लस बी का ट्रेस निकालना या ए का ट्रेस निकाल के और बी का ट्रेस निकाल के जोड़ना, दोनों से काम बन जाएगा ना। अच्छा, तीसरा, ये माइनस के साथ में भी काम करता है ना। तीसरा पॉइंट है ना, एक मैंने आपको ये बताया होगा, ट्रेस ऑफ ए बी जो होता है वो ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है अगर ए और बी जो है दोनों का ऑर्डर सेम हो तो। ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मन उससे, वो तो बहुत अल्टी लेवल की चीजें हैं वो सब, है ना। अच्छा, एक मैंने आपको बता दिया था पिछली बार, ट्रांसपोज के बारे में एक आइडिया दे दिया था ना। मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि ट्रेस ऑफ ए जो होता है दैट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज होता है, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी सिखा दी थी आपको, ठीक है ना। अब कहा, ये इतना ऊंचा थोड़ी ना होता है कुछ, ये तो सब कहने वाले थोड़े दिन कह लेते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, है ना देवर्षि। अब क्वेश्चन सुनाओ। जैसे किसी ने क्वेश्चन में दे रखा है ए के नाम पर मेरे को देखा 1 2 3 और यहां दे रखा है 509,
वहां दे रखा -1 2 -3 और फिर पूछने वाले ने पूछा ट्रेस ऑफ 2a बताओ क्या होगा। अब जैसे ट्रेस ऑफ 2a पूछा, अब ट्रेस ऑफ a नहीं पूछा। अब या तो हम क्या करें कि हम 2 की मल्टीप्लाई करें, या फिर हम दिमाग लगाएं कि पूछने वाले ने अगर ट्रेस ऑफ 2a पूछा है तो दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ a होता है। हम क्या करेंगे, 2 को तो बाहर ही ले देंगे, ट्रेस ऑफ a हम अभी बता देते हैं। ट्रेस ऑफ a का मतलब होता है ये डायगोनल एलिमेंट है ना, इन तीनों को जोड़ दो। तो हमने अपनी तरफ से 1 + 0 + -3 को जोड़ा, आंसर -4 आ गया, क्वेश्चन खत्म। एग्जैक्टली दीपक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोकेश, अगर आपने एनसीईआरटी फोड़ दी है मैट्रिक्स की तो बहुत बढ़िया, खतरनाक। ठीक है, अच्छा, आपने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में लगे मतलब 150 क्वेश्चन कर दिए। हाँ बिल्कुल, नए स्टूडेंट्स के लिए ही है सर ये। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर हम आपको ये कहें कि कोई दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, ठीक है ना, वो इस तरह से दी गई है कि a + 2b जो है, ठीक है ना, वो किसके बराबर है, वो बराबर है 1 2 0 6 -3 3 और -5 3 1। ठीक है, और दूसरी तरफ से दे रखा है a - 2b, a - 2b, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है 2 - 1 5। ठीक है ना, और यहां पे 2 - 1 है ना, और इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 2 - 1 5 2 - 1 6। ठीक है, और यहां दे रखा है 0 1 2, और क्वेश्चन वाले ने मांगा है कि फाइंड ट्रेस ऑफ a - ट्रेस ऑफ b। इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभार मेंस वगैरह में आ जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर थोड़ा देख लेना कि अब अगले ने ऐसा बोला है तो कैसे करना है। ठीक है, अब समझना क्या है स्टोरी। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन में हमको दो मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स का 2b माने मैट्रिक्स का डबल से जोड़ेंगे तो एक और मैट्रिक्स बनेगी, तो मैट्रिक्स मिली है हमारे को, एक मैट्रिक्स यहां दे रखी, एक मैट्रिक्स यहां दे रखी। अब क्वेश्चन वाले ने हमसे मांगा क्या है, इसके बारे में जानना। भाई या तो मैं क्या करूं, दोनों मैट्रिक्स निकालूं, या तो दोनों मैट्रिक्स निकालो, और अगर मैं दोनों मैट्रिक्स नहीं निकालना चाहता तो मैं प्रॉपर्टीज की मदद ले सकता हूं। मैं जानता हूं कि मैंने अगर a + 2b का ख्याल करे बगैर ट्रेस पूछा होता तो आप मुझे कहते सर इनका सम जो होगा वो इसका ट्रेस हो जाएगा। तो मैंने इनका ट्रेस पूछा तो आपने कहा सर 1 + -3 + 1, बोले तो -1 आ जाएगा, है ना। अच्छा, सेम वे अगर मैंने आपसे इसका ट्रेस पूछा होता a - 2b का, तो आप कहते सर इनका सम कर लो। हाँ, तो जैसे मैं इनका सबका सम करता तो मेरा 3 आंसर आ जाता। अच्छा, अब जैसे मैंने किया ये, तो मुझे पता है कि मैंने अभी भी प्रॉपर्टी में सीखा था कि ट्रेस ऑफ a + b हो तो हम उसे अलग अलग कर सकते हैं। तो ट्रेस ऑफ a + ट्रेस ऑफ 2b इज इक्वल टू -1, इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर मुझे एक और चीज याद आई कि प्रॉपर्टी में तो मुझे यह भी कहा गया था कि कांस्टेंट बाहर आ सकता है, तो 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू -1। मुझे एक इक्वेशन यहां से मिल रही है। सेम वे मैंने यहां पे भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करी, तो मुझे पता है ट्रेस ऑफ a - ट्रेस ऑफ 2b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और यहां से देखा जाए तो ट्रेस ऑफ a और यहां से 2 बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 3 हो गया, राइट। तो मेरे पास एक इक्वेशन यहां से मिल रही है और एक इक्वेशन यहां से मिल रही है, दो इक्वेशन है। अब मैं इसको इसके नीचे लगा देता हूं, तो ये मुझे पता है कि अगर मैंने इसके नीचे लगा दिया तो ट्रेस ऑफ a माइनस में 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ b जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब जैसे मैं सम अप करूंगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू में कितना 2, इसका मतलब ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब ट्रेस ऑफ a अगर 1 हो गया तो फिर ट्रेस ऑफ a की जगह 1 रख देते हैं, तो यहां से है ना ट्रेस ऑफ 2b यहां रख लेते ना 1। तो अगर मैंने ट्रेस ऑफ a की जगह 1 यहां रखा तो 1 इधर आके -2 हो जाएगा, तो ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू -1 हो गया। अब क्वेश्चन वाले ने हमसे क्या मांगा, है ना, तो डिमांड है भाई क्वेश्चन वाले की कि हम उसे ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b बताएं। लीजिए, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1, फाइनली आंसर कितना हो गया 2, क्वेश्चन खत्म, है ना। तो ये ट्रेस की माया है। तो आपने जो ट्रेस में पिछली बार सीखा था वहां से आगे ये लिख लें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है, मैं वापस बोल देता हूं, जो कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट मतलब एक तरह की मशीन है, क्वेश्चन मशीन। जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए सुपर हिट, जेई मेंस हो चाहे एडवांस हो, क्वेश्चन मशीन है ये चैप्टर्स दोनों के दोनों। तो जिसमें मैं आपको एक क्लियर बता देता हूं, मतलब मैट्रिक्स तो गजब चैप्टर है, ठीक है ना। हाँ सर, बिल्कुल राखी बताऊंगा, 12th में पढ़ाऊंगा, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा।
थोड़ा कष्ट वष्ट चलेगा लेकिन करेंगे अच्छे से काम, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर अगर अल्फा बीटा गामा ये सब के सब रियल नंबर हो और साथ में एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, वो दे रखी है अल्फा स्क्वायर 6 8, है ना। यहां दे रखा 3 बीटा स्क्वायर 9, यहां दे रखा 4 5 गामा का स्क्वायर, ये ए दे रखा है। और साथ में एक बीटा करके बी करके दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है, वो दे रखा 2 अल्फा 3 5, यहां दे रखा 2 2 बीटा 6, यहां दे रखा 1 4 और 2 गामा -3, ये हमारे को बीटा दे रखा है, ठीक है। और साथ में दे रखा है ट्रेस ऑफ ए जो है वो ट्रेस ऑफ बी के बराबर है। ओके, देन पूछने वाले ने पूछा है कि अल्फा पावर -1 बीटा पावर -1 गामा पावर -1 कितना होगा, राइट है। फटाफट से ट्राई कर ले कि अपनी तरफ से इसका आंसर क्या लगा सकते हैं। ट्रेस ऑफ ए बराबर ट्रेस ऑफ बी रखने से अल्फा पावर -1 बीटा पावर -1 इनकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से। हाँ मैं कराऊंगा, 12th के अंदर ये दोनों चैप्टर कराएंगे, कॉनिक भी कराएंगे और वो भी कराएंगे। नो इश्यू निखिल, लेट देम डू। हम्म, हाँ हो गया तक। आगे बढ़ जाए, किसी का आंसर है 3। अच्छा, हाँ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, अगर बना किसी का। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक्स आयुष। आगे चलते हैं, है ना। अब जरा क्वेश्चन को देखना, बड़ा मस्त सा क्वेश्चन है। पहली लाइन पे ट्रेस ऑफ ए बराबर ट्रेस ऑफ बी दे रखा है, ठीक है ना। तो हमारे को बताना चाहिए इसका ट्रेस क्या है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर है। इसमें क्या मुश्किल आई, मेरे को तो ये नहीं पता चला। अब ट्रेस ऑफ बी क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो अपनी तरफ से कितना हो जाएगा 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा प्लस में 2 गामा, ठीक है ना, -3, यही तो होगा, है ना। अच्छा, अगर बाय द वे ये है तो फिर हमारे को ये पता चल गया कि ये जब आप उधर लेके जाएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा, ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 1, ठीक है ना। इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हो, है ना, तो प्लस यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस 1, और यहां से हो जाएगा गामा स्क्वायर -2 गामा प्लस 1 इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखिएगा, ये बन गया अल्फा -1 का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा बीटा -1 का होल स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा गामा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और 3 स्क्वायर का सम 0 तभी आता है जब सब 0। तो अल्फा -1 0 एंड बीटा -1 इक्वल टू 0 एंड गामा -1 इक्वल टू 0। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है कि आप उसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा बता दो। हमारी तरफ से 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 माने आंसर विल बी 3, इसलिए आंसर विल बी 3, है ना प्रणीत। चलिए साहब, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कीजिएगा। ओके संकल्प, 12th में अच्छा लग रहा है आपको। मैं शुरू से बोला था 12th बहुत फ्रेश एयर जैसा होता है। इफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, आप क्वेश्चन में दे रखा है कितना, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू में दे रखा है 2 sin x
और यहां दे रखा है 1 0, और यहां दे रखा है 0 5 ऑफ कॉस ऑफ y, और यहां दे रखा है 3, यहां दे रखा है 7 4 3 साइन z। ठीक है, और यहां से बोल रहा है कि इज 10, ट्रेस इज 10। ओके, है ना, फाइन ट्रेस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और कितना दे रखा है 8 10x/2 कॉमा 5 साइन स्क्वायर y कॉमा -6 cos z। ठीक है, वेयर xyz बिलोंग्स टू 0 to पाई। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो ये है। पहली चीज तो गिवन क्या है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। इसमें ये लाइन थोड़ी सी आपको थोड़ी अटपटी लग सकती है कि ट्रेस ऑफ डायगोनल, है ना। ये चीज को मैं यहां पहले बताता हूं, आपको पहले से बता देता हूं। ये हालांकि थोड़ी आगे की चीज है, लेकिन इसमें क्यों टाइम वेस्ट करें। डायगोनल मैट्रिक्स अगर किसी ने एबीसी लिखी है ना, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है डायगोनल मैट्रिक्स एबीसी का मतलब होता है A0 0 0 B0 0 0 C। ध्यान रखना, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है। ठीक है, तो डायगोनल में अगर ये कॉमा ये लिया तो आप सोच लेना और जल्दी से मेरे को आंसर दीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट का टाइम मांग रहा है। अच्छा ठीक है, लीजिए। हाँ बिल्कुल, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। जल्दी बताइएगा। Somewhere somewhere in the December, I think, end of the December. ओके निखिल, आंसर आ गया तुम्हारा, वेरी गुड। सनी का 7 आ रहा है, तुम्हारा 8। ओके, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, है ना, इस मैट्रिक्स का ट्रेस 10 है। इसका मतलब ये कि ट्रेस ऑफ ए मतलब कितना हो गया 2 sin x प्लस में कितना 5 टाइम्स कॉस ऑफ y प्लस में कितना 3 टाइम्स साइन ऑफ z इस गुड में 10 दे रखा है सरकार ने, गिवन है। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर भाई तो ये 10 है तो पहली चीज ये समझिए साइन एक्स की टॉप वैल्यू कितनी जाती है 1, तो ये हमेशा 2 या 2 से छोटा होगा। कॉस एक्स की टॉप वैल्यू 1 जाती है तो ये हमेशा 5 या 5 से छोटा होगा। ये साइन जेड है, ये हमेशा 3 या 3 से छोटा होगा। जिस दिन सब टॉप अपनी सब मैक्सिमम वैल्यू देंगे, जिस दिन सब मैक्सिमम वैल्यू देंगे, ठीक है ना, जिस दिन इन्होंने सबने अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे दी उस दिन ये 2 दे रहा होगा, उस दिन ये 5 दे रहा होगा और उस दिन ये 3 दे रहा होगा, तब जाके 10 आएगा। ये बात समझ में आई आपको? अगर बाय द वे आंसर 10 लाना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, ये सब अपनी टॉप वैल्यू दे दें। इसका मतलब ये टॉप वैल्यू देने का मतलब ये कि साइन एक्स कितना दे दे 1 दे, और उसी टाइम पे कॉस वाई कितना दे वो भी 1 दे, और उसी टाइम पे साइन जेड कितना दे दे 1 दे, तभी आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। और अगर ऐसा हो गया तो एक्स का मतलब 90 डिग्री हो गया, सही है ना भाई। इसका मतलब वाई की वैल्यू 0 हो जाए और जेड की वैल्यू फिर से 90 डिग्री हो जाए। अब क्वेश्चन ने कहा कि अच्छा ऐसा है, ये तो गिवन से मैंने डिडक्शन निकाला, मतलब मेरे को जो क्वेश्चन दिया था उससे मैंने डिड्यूस करा कि फाइनली अच्छा ओके ये मेरे को दिया गया है। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन ने कहा है कि डिमांड में कि हमें तो ट्रेस बताओ, किसका, इसका ट्रेस बताओ। तो हमने पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स बनाई कि मैं डायगोनल क्या 8 10x/2 5 साइन स्क्वायर वाई माइनस का 6 cos z अगर कोई हमारे को दे देगा तो इसका मतलब बेसिकली वो ये देना चाहता है 8 10x/2 0 0, यहां वो देना चाहता है 0 5 साइन स्क्वायर वाई, और यहां दे रहा है 0, और यहां दे रहा है 0 0 माइनस का 6 cos z, ये दे रहा है। अगर कोई हमारे को ये दे रहा है और अब इसका ट्रेस कोई पूछेगा तो इसका ट्रेस क्या है, जो इसका ट्रेस है तो वो क्या, मैं इनको सम ही तो करूंगा, तो सम कितना हो जाएगा 8 में कितना 10x/2 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 5 टाइम्स में कितना साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा, और माइनस में कितना 6 टाइम कॉस ऑफ जेड हो जाएगा। और मैं जेड की जगह और एक्स की जगह और वाई की जगह वैल्यू रख दूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा 8 10 π/4 प्लस में कितना 5 साइन स्क्वायर 0 माइनस में 6 कॉस π/2, क्योंकि मैं जेड की जगह ये वैल्यू रखूंगा, जैसे रखूंगा ये कितना बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 0, वो बन जाएगा 0, फाइनली आंसर इज 8। 8 इज द राइट आंसर, है ना, तो आंसर विल बी 8। क्या ये बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बस एक ही जगह पे आपको थोड़ा बहुत पे चढ़ता था, वो मैंने आपको बता रखा था कि डायगोनल मैट्रिक्स अगर कोई ये लिख के दे तो इसका मतलब ये समझना
तो आंसर विल बी 8 बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ जाए। बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एनीवे, इस तरह के क्वेश्चंस प्रोबेबल है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली इसलिए आ सकते हैं क्योंकि लोग गड़बड़ा देते हैं। ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अब अगला पॉइंट सुनिएगा। ठीक है, अगला है टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो हम लोगों ने पिछली बार 4th नंबर के टाइटल पे लिखी थी ना, उसके बाद में अगला टाइटल है कितने तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा 2 तरह की होंगी। पहली कौन सी होगी, एक तो होगी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो लिख लेना डायगोनल मैट्रिक्स, एक तो ये टाइप हो गया, और दूसरी बात होगी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना भाई। डायगोनल मैट्रिक्स जैसे मैंने अभी जस्ट अभी बताया था, ठीक है ना, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग हमेशा किससे शो करते हैं, DIAG, और ऐसे लिख देंगे D1 D2 D3। अब तुरंत समझना, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हो जाएगा D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3। समझ रहे हो आप, ऐसे दिखाना है डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स में भी 2 तरह की मैट्रिक्स और होंगी। कौन कौन सी 2 तरह की, एक का नाम होगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है ना भाई, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कैसा होता है, स्केलर मैट्रिक्स ऐसा होगा, देखना, जैसे किसी ने दे दिया हो K0 0 0 K0 0 0 K, माने इस बार हमारे तीनों एलिमेंट सेम हो गए, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, चलेगा। ये स्केलर मैट्रिक्स है। और सबसे ज्यादा पॉपुलर डायगोनल मैट्रिक्स में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपका साथ बहुत दिनों तक निभाएगी। ये क्या चीज है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। इसको जैसे I2 I3 इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे I3 बोला तो I3 का मतलब हो जाएगा, अब हमारे जो कांस्टेंट है ना के ये नहीं होंगे, अब 1 चलेगा। 1 0 0 0 1 0 0 1 0 और 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, तो 3 लिखा है माने थर्ड ऑर्डर की। अगर किसी ने I2 लिखा होता तो I2 का मतलब होता 1 0 0 1, ये होता सेकेंड ऑर्डर की। तो बेसिकली मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में खासतौर पर डायगोनल में 2 तरह की डायगोनल मैट्रिक्स पॉपुलर है, जब अलग अलग नंबर हो, ठीक है, तब। और दूसरी बात यह कि सारे कांस्टेंट सेम हो तो स्केलर, सारे कांस्टेंट 1 हो तो आइडेंटिटी। ठीक है ना। तो पहली बात ये समझना, इसमें 3 तरह की मैट्रिसेस होती हैं डायगोनल अकेले में। एक बार डायगोनल मैट्रिक्स में अगर एक और चीज ध्यान रखना, बहुत काम की चीज सुनना, कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, इसमें ये छोटी छोटी बातें दिमाग में भर लेना कि जो डायगोनल दे रखा ना D1 D2 D3, ये सारे 0 नहीं हो सकते। ठीक है ना, सारे 0 नहीं होने देना, क्योंकि अगर ये सारे 0 हो गए D1 D2 D3 तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। एक को छोड़ना पड़ता है, सारे 0 नहीं ले सकते। कल को पूछे कि D1 D2 D3 जो है, ठीक है ना, वो सारे ये सर कुछ भी ले सकते हैं, तो फिर तो सर 0 ले लेते हैं, 0 ले लेंगे तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा ना। तो हम किसी एक को छोड़ करके बाकी सबको 0 कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। मैक्स टू मैक्स अड़ी पड़ जाए तो, हिंदी में समझ में आता होगा, अड़ी पड़ जाए तो मतलब मुश्किल हो जाए, तब उस घड़ी में भी हम ज्यादा ज्यादा इतना खींच सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे, है ना। तो साहब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं साहब। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है देखें, ठीक है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अभी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या चीज है, ठीक है। अगर भाई तो आपने हमसे बात करी कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी हमारे पास 2 तरह की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। एक का नाम है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, और दूसरे का नाम है लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना भाई, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर उल्टे हैं, जैसा शब्द होगा ना उससे उल्टा सोचना। अपर ट्रायंगुलर में, है ना, नीचे वाला 0 होगा, ध्यान से समझ लेना। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, नीचे वाला 0 होता है। कैसे, जरा समझना, ABC, ठीक है ना, 0 D E 0 0 0 F, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये जो लोअर वाला पार्ट है ना, ये लोअर वाला ट्रायंगल, ये 0 पड़ गया, ठीक है। अच्छा, अपर लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर वाला पार्ट 0 होगा, जैसे कैसे, ऐसे किसी ने दे दिया, है ना, A 0 0 B C 0, ठीक है ना, D E F, ठीक है। इस बार अगर आपको दिख रहा हो तो ये वाला ट्रायंगल 0 पड़ गया, बस ऐसे। ये उतना काम का नहीं है, बस सिर्फ काम चलो, ठीक है ना, काम चलो, काम चलो, ठीक है। तो याद रखना, हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 पॉपुलर टाइप है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। डायगोनल जो होता है ना, ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, दैट इज
अपर एंड लोअर बोथ, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर बोथ, ये दोनों में काउंट होती है, ध्यान से समझना, ये दोनों में काउंट होती है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों में काउंट हो जाती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ भाई, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर के बाद में नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चंस पे ध्यान देना, टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा एडवांस लेवल तक अगर थोड़ा भेजा लड़ाने का मादा हो तो फिर समझना, ठीक है ना। हाँ, अगर उस लेवल तक अपनी मतलब उसको आप खींच के ले आ सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, तो इसमें पैर रखना है ना, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अब क्वेश्चन में किसी ने दिया है, पहला क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना भाई, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स, कितने कम से कम जीरोज की हमें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इससे कम तो जीरो चलेंगे ही नहीं, ठीक है ना भाई। तो अगर देखा जाए तो कितने मिनिमम की जरूरत पड़ेगी जीरोज की, है ना, समझना समझना। अगर अगले ने डायगोनल मैट्रिक्स लिखा है तो मैं कैसे सोचता हूं, जरा पहले आप इसको समझो, A11 A12 A13 डैश A1n, सही है। यहां पे A21 A22 A23 डैश 2n, ठीक है ना। फिर तीसरी रो का पहला आदमी, तीसरी रो का दूसरा आदमी, तीसरी रो का तीसरा आदमी डैश, तीसरी रो का एनवा आदमी। नीचे आते जाइए, एनवी रो का पहला आदमी, एनवी रो का दूसरा आदमी, एनवी रो का तीसरा आदमी डैश, एनवी रो का एनवा आदमी। ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो हमको पता होना चाहिए कि हम ये कह सकते हैं कि ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना है, एन ऑर्डर है। इसका ऑर्डर कितना है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत, कितने ऑर्डर है, एन ऑर्डर है। अच्छा, किसी ने पूछा नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं पूरे, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं बताइए फटाफट से, कितने एलिमेंट्स हैं, सब मिलाकर कितना कह सकता हूं। तो मेरा जवाब होगा सब मिलाकर कितने एलिमेंट्स है इसमें, एन स्क्वायर एलिमेंट है, क्योंकि एन यू और एन यू मिलाकर मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, एन स्क्वायर एलिमेंट्स हैं। ये मुझे आइडिया होना चाहिए कि सबसे पहले इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एन स्क्वायर एलिमेंट है। बिल्कुल सही जवाब शनि, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें एन स्क्वायर एलिमेंट्स हैं तो मैं इतना मेरा दिमाग का तर्क चलता है साहब कि ये ऊपर का ट्रायंगल और नीचे का ट्रायंगल, क्या इन दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, फटाफट हाँ सोचते जाना, क्या ऊपर और नीचे दोनों में समान एलिमेंट्स होंगे या नहीं होंगे, होंगे। तो मैं मान लेता हूं इसमें एक्स एलिमेंट्स हैं, कितने, एक्स एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैंने इसमें कितने एलिमेंट्स मान लिए, एक्स एलिमेंट्स, राइट है। अच्छा, सेम वे इसमें भी एक्स एलिमेंट्स बोलूंगा, क्योंकि अगर नीचे एक्स है तो ऊपर भी एक्स होंगे, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये कि मेरे को पता चल गया कि ऊपर एक्स एलिमेंट्स, नीचे एक्स एलिमेंट्स। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन, इसमें डायगोनल में, प्रिंसिपल डायगोनल है ना ये, प्रिंसिपल डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, आप जल्दी से सोच के देखना कि इसमें कितने एलिमेंट्स बोल रहे हो। अगर मैं इसको देख रहा हूं तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फटाफट बताना। बिल्कुल सही जवाब एक था, कितने, एन एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स। ये बात समझ में आती है। सोचो, इसमें कितने एलिमेंट्स, एन एलिमेंट्स, ऊपर कितने, एक्स, नीचे कितने, एक्स। तो टोटल एलिमेंट्स अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं कहूंगा कि टोटल कितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि टोटल एलिमेंट्स अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो मुझे नीचे एक्स दिख रहा है, बीच में एन दिख रहा है और इधर एक्स दिख रहा है, एक्स एलिमेंट्स, एन एलिमेंट्स, एक्स एलिमेंट्स। फिर लोग कहेंगे कि लेकिन सर हमें तो पता है ना कि टोटल एलिमेंट तो एन स्क्वायर है। इसका मतलब ये कि हम कह सकते हैं कि 2x में कितना, एन स्क्वायर माइनस एन है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x के नाम पे हम एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 एलिमेंट्स रख रहे हैं। माने कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि अब मुझे स्पष्ट हो गया साहब कि अगर कोई n क्रॉस n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये जो बीच में डायगोनल होता है उसमें n एलिमेंट्स होते हैं। ये मेरे दिमाग में क्लियर हो गया कि इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, n एलिमेंट्स।
नीचे के ट्रायंगल में एक्स एलिमेंट्स नहीं होते। अब मैं और अच्छे से जानता हूं, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, सेम वे मेरा दिमाग अब ये भी चलने लग गया कि ऊपर की तरफ भी कितने हो गए, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू एलिमेंट्स हो गए। ठीक है ना, तो मेरे को टोटल पता चल गया कि साहब एन स्क्वायर एलिमेंट्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बीच में एन भरे हुए हैं, नीचे एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, ऊपर एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। अब आपको क्या चाहिए, कितने जीरोस भरने डायगोनल में ना, तो आपको पता होना चाहिए डायगोनल में सारे, ये सारे जीरो चाहिए। ठीक है ना, ये सारे कैसे चाहिए, सारे जीरोस लाओ। अगर भाई तो इनमें कोई भी एक जीरो नहीं हुआ ना तो डायगोनल नहीं होगा। डायगोनल में याद है ना, ये तो जीरो चाहिए चाहिए, साथ में ऊपर वाला भी जीरो चाहिए। ठीक है ना, ये भी सारे कितने चाहिए, जीरो चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस की अगर बात चला दिया आपने, तो कम से कम ये जीरो तो चाहिए चाहिए, ये भी जीरो चाहिए। तो एक तरह से एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू जीरो चाहिए, और पास वाले का भी एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू जीरो चाहिए। माने मुझे एन स्क्वायर माइनस एन जीरो तो ला के दो आप कैसे भी, उससे कम पे तो डायगोनल बनाऊंगा ही नहीं मैं। तो आंसर कितना हो गया, एन स्क्वायर माइनस एन एलिमेंट्स, इतने तो मुझे जीरो दीजिए ही दीजिए। अब इसे आप फटाफट से कॉपी करिए, आप इतने तो मेरे को जीरो चाहिए चाहिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आर वेरी पॉपुलर। सबसे पहले सब्जेक्टिव में इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस कैसे डील करना है अपने को। ठीक है, डन, वेरी गुड अनुज। हाँ भाई, अब समझते हैं मिनिमम नंबर जीरोस का मतलब इससे कम जीरो तो चलेगा ही नहीं। मान लीजिए आपने अगर भाई दे मुझे सपोज करो 1 0 0, ठीक है ना, इधर की तरफ 0 2, एक जीरो और ले लेते हैं ना। ठीक है, 1 2 0 0, अगर देखा जाए 0 0 3 0, अगर देखा 0 0 0 4, ऐसा ले लेते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ है। अगर आपने ये मेरे को जीरो नहीं दिए, ये मुझे जीरो नहीं दिया, मैं डायगोनल कैसे बोलूंगा। मान लो आपने यहां पर ये इसको जीरो की जगह पे 3 दे दिया, तो क्या ये डायगोनल है क्या, नहीं। डायगोनल बनाने के लिए अगर आपको डायगोनल बनाना है तो ये ऊपर का ट्रायंगल नीचे का ट्रायंगल सारा जीरो दो, कम से कम, कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए मेरे को, वरना डायगोनल कैसे बोलूंगा। तो अगर देखा जाए तो मतलब इसके अंदर अगर देखा टोटल 16 एलिमेंट हैं। अब 16 एलिमेंट्स में देखा जाए ना तो 16 माइनस 4 माने 12, तो मुझे जीरो दो। इन 4 को छोड़ करके बाकी जीरो चाहिए चाहिए मेरे को, समझ रहे आप। इतने तो जीरो दो मिनिमम, इतने जीरो तो चाहिए चाहिए। अब इसी में क्वेश्चन क्या बन सकता है, सेकंड क्वेश्चन वो ये बनाएगा कि मैक्सिमम कितना जीरो लोगे, बोलो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने, है ना, माने मैक्सिमम कितने जीरोज डायगोनल झेल लेगा। ठीक है, कितने झेल लेगा भाई, कितने जीरो झेल लेगा। तो हमने कहा भाई साहब ऐसा है, मिनिमम नीचे के जीरो ऊपर के जीरो तो देना ही देना, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है, आप जब भी डायगोनल की बात करेंगे ना, ये ये एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू तो जीरो चाहिए चाहिए, मिनिमम इतना तो चाहिए चाहिए, ये भी जीरो चाहिए चाहिए। ठीक है ना, अब आप बात चला रहे हो कितना जीरो और झेल सकता है। तो हमने कहा देखो याद है ना, ये एन एलिमेंट थे, इसमें एक को छोड़ के बाकी सब जीरो भर दे, वो भी झेल जाएगा ये, एक को छोड़ करके। ठीक है, एन एलिमेंट्स में, ठीक है ना, एक को छोड़कर, ठीक है ना, बाकी सारे जीरोज, ठीक है ना, झेल जाएगा। लेकिन अगर आपने सारे जीरो कर दिए फिर नहीं झेलेगा, फिर मना कर देगा, ले जा भाई तेरा ये, मैं नहीं जाता। तो इसका मतलब ये कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें एक को छोड़ दे, टोटल एन स्क्वायर एलिमेंट है उसमें एक को छोड़वा दो। एन स्क्वायर एलिमेंट्स थे टोटल, टोटल एन स्क्वायर है अंदर से लेके बाहर तक, उसमें बस एक को, इस बीच वाले किसी भी एक को जीरो मत बनने देना बस। तो टोटल अगर देखा तो आंसर क्या हो गया, मैक्सिमम एन स्क्वायर माइनस वन, एक को छोड़ के बाकी सारे जीरो उठा ले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस का। ठीक है, ये लेकिन डायगोनल का। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन लोअर ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कितने कम से कम जीरोस की जरूरत पड़ने वाली है आपको? कितने जीरोस तो कम से कम आप लोगे ही लोगे, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने चलाओगे? हमने देखो ऐसा है, जब आप लोअर ट्रायंगुलर की बात करते हैं ना, ठीक है, तो कम से कम मर को, ठीक है, अगर आपने लोअर ट्रायंगुलर की बात करी तो लोअर ट्रायंगुलर तो तब होता है ना जब ये वाला खांचा जीरो हो जाए, ये खांचा जीरो चाहिए, जीरो चाहिए, ये खांचा जीरो चाहिए, इतना तो कम से कम दोगे यार, इतना तो मिनिमम चाहिए। तो अगर देखा जाए तो इसमें कितने थे, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, इस गुण में कितना, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, और कितने जीरो तो दिलाओगे भैया, नहीं तो उसके बगैर कैसे चलेंगे, ठीक है, इसके बगैर तो चल ही नहीं सकते, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस तो ये तो चाहिए चाहिए हमारे को। अच्छा, ठीक है, अब क्वेश्चन में किसी ने पूछा, ठीक है, इसी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, कितने ज्यादा से ज्यादा डिस्टिंक्ट एलिमेंट आप ला सकते हो, कितने ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स, ठीक है ना, कितने ज्यादा से ज्यादा जीरोस आप झेल जाओ, कितने ज्यादा से ज्यादा डिस्टिंक्ट एलिमेंट आप ला सकते हो, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है ना, लोअर ट्रायंगुलर में ना, हाँ लोअर ट्रायंगुलर में, तो देखो लोअर ट्रायंगुलर में एक बात तो पक्की होगी, ये तो सारे जीरो चाहिए, ये सारे क्या चाहिए, जीरो, इसके सिवा तो चलेगा ही नहीं कुछ, माने एक बात तो पक्की होगी, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, ये तो जीरो चाहिए चाहिए, लेकिन ये जो है ना, जब आप लिख रहे हो एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, ये तो जीरो चाहिए चाहिए ना, तब वो पता ना चाहिए, जब आप सब में जीरो भर रहे होगे तो दुनिया की नजर में एक ही एलिमेंट चल रहा है, एक ही एलिमेंट भरे जा रहे हो, क्या एक ही एलिमेंट भरे जा रहे हो, ठीक है, भरे कैसे लिखते हैं, भरे जा रहे हो, समझ रहे हो आप जब यहाँ पे ये जीरो 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 ऐसे चिपका रहे हो ना, तो आप दुनिया की नजर में क्या कर रहे हो, दुनिया की नजर में आप सिर्फ एक ही एलिमेंट भर रहे हो, कि सबने इसने, कोई पूछेगा इसने क्या करा, जीरो भरा है, कितने एलिमेंट भरे, एक ही एलिमेंट भरा, भाई साहब जीरो जीरो लगाया गया है, अच्छा इसका मतलब उसने एक एलिमेंट भर दिया है। अच्छा अब आते हैं बीच वाले बंधुओं पे, ठीक है, इन पे, इनमें कितने अलग अलग एलिमेंट भर सकते हो, एन, सारे अलग भर दो, मर्जी है जितना भर दो, तो इसमें है ना, इसमें आपने कितने एलिमेंट भरे, एक एलिमेंट भरा, इसमें कितने एलिमेंट भरे, इसमें आप एन अलग अलग एलिमेंट्स, एन अलग अलग एलिमेंट्स भर रहे हो, समझ रहे हो आप, ठीक है, तो अब तक आप कितने भर चुके हो, एन प्लस वन, यहां से नीचे से ऊपर तक आते आते एन प्लस वन भर गए हो, अब आप नीचे आ जाओ, ठीक है, अब आपने इसके ऊपर बात करनी चालू करेंगे, लाओ भाई इसको भरेंगे, यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, आप चाहो जित सबको अलग अलग भर दो, कोई जरूरी नहीं है, सारे कोई भी रिपीट नहीं करेगा, सारे डिफरेंट करेंगे, किसी को 10 कर दिया, किसी को 15, किसी को 1000, कुछ भी, लेकिन एन स्क्वायर माइनस वन डिस्टिंक्ट एलिमेंट भर रहा हूं मैं, सारे अलग, कोई किसी से मैच नहीं करेगा, ये इसमें कोई भी आपस में मैच नहीं करेगा, इसका कोई भी एलिमेंट यहां मैच नहीं करेगा, इनमें आपस में कुछ मैच नहीं करेगा, हाँ ये सारे जीरो होंगे, लेकिन इसका एक एलिमेंट तो गिनेंगे अपन, ठीक है, एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने गिने मैंने, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, तो ये साइड के, प्लस में एन ये वाला साइड का, ठीक है ना, प्लस में एन ये बीच वाला, प्लस में वन इसका, प्लस में वन जीरो वाला, हाँ अब देखते हैं आंसर कितना आने वाला है, तो आंसर आएगा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस टू एन प्लस टू डिवाइड बाई टू, यही आएगा, तो फाइनली मेरी तरफ से आंसर आने वाला है कितना 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 कितना, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू बाई टू, ये मेरा आंसर है, ठीक है, हाँ ये इनमें से कोई मैच नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगर जैसे कुछ भी मैच कर गया तो दुनिया की डिस्टिंक्ट नहीं है वैसा, जैसे आपने सपोज करो ये भरा, मान लो मैं आपके सामने भरता हूं, जैसे ना तीन की दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने भरा 1 0 0 2 3 0 4 5 6, तो हम कहेंगे कि हमने सारे अलग अलग एलिमेंट डाले, तो टोटल हमने कितने एलिमेंट्स डाल दिए, तो आप कहोगे हमने 6 एलिमेंट डाले, नहीं हमने 7 एलिमेंट डाले, कौन कौन से ये दिख रहे हैं आप,
7 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है। कैसे सर 7 डिस्टिंक्ट कैसे हैं ये? देखो पहला एलिमेंट 0, एक मैंने 0 भरा, एक मैंने 1 भरा, एक मैंने 2 भरा, एक मैंने 3 भरा, एक मैंने 4 भरा, एक मैंने 5 भरा, एक मैंने 6 भरा, गिन लो 7 है। अब किसी ने भी चतुराई दिखाई होती, मान लो किसी ने अगर चतुराई दिखा करके सपोज करो कि उसने क्या किया होता है यहां पे, कि यहां है ना, ठीक है, यहां पे, ठीक है, यहां पे 5 भरते भरते बंदा जो है अचानक से 1 भर गया होता। अगर उसने ये 1 भर दिया तो फिर ये डिस्टिंक्ट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे नहीं सब डिस्टिंक्ट नहीं है। देखो ना ये सारे डिस्टिंक्ट थोड़ी ना है, क्या ये डिस्टिंक्ट है? ये सारे अलग अलग है क्या? नहीं, अलग अलग प्रकार के नहीं है, ये 1 है और 1 सेम हो गए, ये सेम एलिमेंट हो जाएंगे। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो तभी कहलाएगा जब सारे अलग हो। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला था कि जब भी हम मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन हो, जब आपकी अंदर की हैसियत है ना एडवांस लेवल तक सोचने के, तो ही उतरना, वरना चक्कर आ जाएगा आपको। हाँ, सिर्फ कॉर्नर 0 होता है, या तो ऊपर का या नीचे का, ठीक है। अच्छा खैर एनीवे अभी चला बेटा। अच्छा अब चलते हैं आगे अगले पॉइंट पे, है ना। नेक्स्ट, ठीक है, अगला नेक्स्ट टाइटल, अगला टाइटल है कंपेरेबल मैट्रिक्स। ठीक है, जब भी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी हो जाए तो समझ जाना कंपेरेबल है। जैसे एक क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, तुरंत समझ जाओगे, तुरंत आपको सब इतनी जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान लो किसी ने कहा कि इफ ए 3x5 एंड बी m×n आर कंपेरेबल, ठीक है, मान लो किसी ने कहा ये कंपेरेबल है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन अगले ने खोला m,n इज इक्वल टू कितना 5,3, ठीक है। सेकंड ऑप्शन अगले ने खोला m,n इज इक्वल टू कितना 10,6, ठीक है। थर्ड ऑप्शन अगले ने खोला m,n इज इक्वल टू कितना 15,15, ठीक है। डी अगले ने बोला m,n इज इक्वल टू कितना 3,5, ठीक, बताओ, आप बताओ, अगर बाय द वे ए और बी कंपेरेबल मैट्रिक्स है तो कौन सा आंसर होना चाहिए? अगर ए और बी वाकई में कंपेरेबल हैं तो कौन सा आंसर सही है? ऑब्वियस बात है डी सही है, क्योंकि कंपेरेबल है तो कंपेरेबल होने का मतलब क्या है? ऑर्डर सेम है, माने 3x5 है m, तो m 3 हो गया और n 5 हो गया, सही ना। तो आंसर हो गया डी, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा अब अगला है इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। पहला व्हेन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड व्हेन, ठीक है, व्हेन एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल। जब आपको पता चले आपके जो दोनों है ना एलिमेंट भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, अब सिर्फ ऑर्डर सेम नहीं है, अब क्या अंदर के एलिमेंट्स भी बराबर हैं, सेम सेम है, सेम, ठीक है ना। तो जैसे किसी ने कहा कि अगर, है ना, अगर कोई एक मैट्रिक्स है जैसे ए, ठीक है ना, वो ऐसे दे रखी है कितना x y z a b c, ठीक है, और दूसरी तरफ से b के नाम पे दे रखा है कितना, b के नाम पे दे रखा है 3 1 5 2 0 4, ठीक है ना, आर इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है ना, इक्वल मैट्रिक्स। देन आप बताइए x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा? अगर ये बाय द वे दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? अब ये अगर बाय द वे इक्वल मैट्रिक्स है तो फिर तो देखो पहली बात तो इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो 2x3 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2x3, साथ में इसमें भी 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो 2 × 3 है, इसका भी इज इक्वल टू में ऑर्डर ऑफ बी। तो पहली शर्त तो हमने पूरी कर दी।
दूसरा, अगर बाय द वे ये वाकई में इक्वल है तो x 3 के बराबर होगा, ठीक है, y जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, और जो z होगा वो 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। सेम वे a की वैल्यू जो होगी 2, b की वैल्यू होगी 0, c की वैल्यू हो जाएगी 4। तो अगर आपने मेरे से पूछ लिया x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में नीचे कितना a प्लस बी प्लस सी, तो मैं अपनी तरफ से आंसर में क्या दे दूंगा, 3 प्लस 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 0 प्लस 4। तो मतलब हमारे तरफ आंसर कितना हो गया, 8 9 9 9 बटा 6, 9 बटा 6 माने 3/2 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, चिल्लर था तो ये इक्वल मैट्रिक्स है ना। अच्छा, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया समझ में तो आप अगला क्वेश्चन कर दो। अगले क्वेश्चन में दे रखे हैं, ठीक है, मतलब जब भी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल दे रखे तो समझ जाना इक्वल है। जैसे किसी ने दे दिया कि मैट्रिक्स के नाम पे 2x प्लस 1 और यहां दे रखा 3y, यहां दे रखा 0 और यहां दे रखा y स्क्वायर माइनस 5 ऑफ y, ठीक है, एक मैट्रिक्स। और दूसरा सामने से इक्वल में बैठा रखा है किसको, x प्लस 3 को, और ये बैठा रखा है किसको, y स्क्वायर प्लस 2 को, और आपको सामने से दे रखा है 0,6, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बताना है देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। करिए, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है ना, खटाखट। नेक्स्ट, yes you can start from here, this is very easy। थोड़ा डिफिकल्ट है खाना, कभी कभार थोड़ी चीजें मुश्किल पड़ जाती हैं। हाँ भाई, हो गया सभी का आंसर, 0 आ रहा है। अच्छा, चेक कर लेते हैं। देखो, अगर वाकई में ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो फिर ये इसके बराबर होगा, माने 2x प्लस 1 किसके बराबर होगा, x प्लस 3 के बराबर होगा। इसका सीधा सा मतलब x इज इक्वल 2 हो गया। अब 3y किसके बराबर होगा, 3y जो होगा y स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा। इसका मतलब y स्क्वायर माइनस 3y प्लस में 2 बराबर 0 होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं y माइनस 1 y माइनस 2 इक्वल 0 हो जाएगा, माने y की वैल्यू 1 या 2 हो जाएगी। ओके, अगर ये दो आंसर है तो फिर नीचे से भी मैच करना चाहिए। 0 0 के बराबर है, सचमुच में 0 0 के बराबर है। अब अगला क्या है, y स्क्वायर माइनस में 5y, ये किसके बराबर होना चाहिए, 6 के। तो मैं यहां से कह सकता हूं y स्क्वायर माइनस में 5y माइनस 6 इक्वल 0। मैं इसको क्रैक करके देखता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि y, ठीक है ना, y माइनस 6 इंटू में कितना, y प्लस 1 इक्वल 0 आ जाएगा। तो y की एक वैल्यू आ रही है -1 और एक आ रही है y की वैल्यू कितना, 6। गलत तो नहीं सोच गया मैं, है ना, है ना, है ना, है ना। क्या ये सही है, क्वेश्चन तो सही कॉपी कर दिया, क्योंकि इससे तो वैल्यू ही नहीं निकलेगी, है ना, है ना, है ना, इससे तो वैल्यू ही नहीं निकलेगी। ओके, हाँ मेरे से गलती हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहां तो वैल्यू नहीं निकली है। अब कैसे नहीं वैल्यू निकली, क्योंकि y की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो कॉमन है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 5 हो गया, और y इज इक्वल टू 5 होते क्वेश्चन का आंसर भी 5 हो गया। तो इसका आंसर 5 हो गया बेसिकली, क्योंकि कोई भी मैच ही नहीं करेगा, कोई भी मैच ही नहीं करेगा। हाँ, अब मेरे से क्या गलती हुई थी, ठीक है। अब मैं उसी क्वेश्चन को सही भी कर देता हूं। क्वेश्चन अगर भाई देखा जाए तो उसमें दे रखा था a के नाम पे, सॉरी क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन में दे रखा था, ये था 2x प्लस 1 और यहां था 3y, यहां पे था 0 y स्क्वायर माइनस 5y, और यहां सामने से दे रखा था x प्लस 3 और यहां दे रखा था y स्क्वायर प्लस 2 और यहां दे रखा 0 और -6। तो वो बाकी तो देखा था तो x की वैल्यू तो सही है 2, x की वैल्यू 2 बराबर है। जब इन दोनों को मैच कराओगे y स्क्वायर माइनस 3y प्लस में 2 बराबर 0 से y की वैल्यू 1 और 2 आना सही है। लेकिन जो तीसरे वाले को मैच कराते हैं ना, तो यहाँ y स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू -6 होता है, तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस में 6 बराबर 0 होता है। तो क्रैक करने पे y माइनस 2 y प्लस y माइनस 3 मिलता है। कैसे, y की दो वैल्यू आ रही है 2 और 3, ये जो 2 है ना ये दोनों में मैच कर गई, इसीलिए y की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो आप चाहो ना तो क्वेश्चन को चेंज कर देना, ये -6 करके अपने आप को बचा लेना, ठीक है ना। तो है ना, ये दोनों तो सेम है ना, 0 इक्वल टू 0, अरे ये दोनों तो सेम है ना, तो बराबर है ना।
अच्छा, ये y की वैल्यू 2 है और यहां से x की वैल्यू कितनी है 2। अब क्वेश्चन ने मेरे से डिमांड की ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में 2y डिवाइड बाई 3। तो मैं जब अपना आंसर कोट करूंगा तो क्या भरूंगा, x की जगह पे कितना 2 प्लस में 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। तो मेरी तरह से कितना हो गया 6/3, सही है ना। 6/3 माने 2, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 2, तो आंसर विल बी 2। ठीक है, तो वो आप करेक्ट कर देना। ठीक है, अब देखो ये तो अपना मैच ही नहीं करा, तो ये तो साफ यही y की वैल्यू खत्म होगी, तो फिर तो आंसर ही खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा अब कंपैरिजन वाले तो चीजें हो जाएगी नेक्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, बड़ा सिंपल, इतना प्यारा चैप्टर है, शुरुआत में तो आपको पता ही नहीं लेता, खटाखट खटाखट कटता है। ठीक है, अगला अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, क्या अब सम या डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सम या डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स पहली चीज। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, सम और डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स is possible only when order of both is same। अगर बाय द ऑर्डर डिफरेंट हो गया ना, फिर आप जोड़ नहीं सकते दो मैट्रिसेस को। आप हर तरह की दो मैट्रिसेस को नहीं जोड़ सकते, है ना। आप हर तरह की दो मैट्रिसेस को नहीं जोड़ सकते, आप सिर्फ उन्हीं दो मैट्रिसेस को जोड़ सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है ना, वरना आप जोड़ नहीं सकते। अच्छा, दूसरी बात क्या, आइडेंटिकल एलिमेंट से जुड़ेगा, माने A11 A11 से जुड़ेगा, A12 A12 से जुड़ेगा, A13 A13 से जुड़ेगा, घटेगा भी तो भी वैसे ही। ठीक है ना, तो सेम जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, वो ही आपस में ऐड या सबट्रैक्ट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, वो ही जोड़ या घट सकते हैं। तो पहली चीज तो ये समझना। अब मैं जितना समझता हूं ना, इसको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है, आप वैसे ही बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन रख रहा हूं आपके सामने। ए के नाम पे दे देता हूं 3 2 5 9। ठीक है ना, 1 6, और दूसरी तरफ से दे देता हूं बी के नाम पे ऐसी एक सुंदर सी मैट्रिक्स हो 6 1 3 7 और यहां 4 8। ठीक है, आपको क्या करना है, मुझे जल्दी से बताना है ए माइनस बी, बस इतना से बताना है। और ए माइनस बी, बस फटाफट अपनी तरह से जो भी आंसर है बताना। वो बताता हूं, अभी 1 मिनट है ना, अभी 1 मिनट जवाब देता हूं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। हाँ सचिन, 2 मिनट। डन। देखो कुछ नहीं, जैसे 3 पहली जगह पे है ना, ये पहली जगह, ये कॉरस्पॉन्डिंग है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, ये है। तो जब आप घटाओगे तो देखो पहली बार देखना, 3 इसमें 3 रो है ना, और कॉलम कितने 2, तो 3 क्रॉस 2 है। इसमें भी देखो 3 रो है ना, तो 3 क्रॉस, इसमें 2 कॉलम है तो 3 क्रॉस 2 है ना, ऑर्डर सेम है तो घट सकता है। दूसरी बात, घटेगा तो 3 में से 6 घटेगा, तो 3 माइनस 6, 2 माइनस 1, 5 माइनस 3, है ना, 9 माइनस 7, इधर की तरफ देखा जाए 1 माइनस 4, 6 माइनस 8। बोर्ड में तो आप बहुत सजा सजा के लिखना, बगैर लिखना एज यू नो दैट द ऑर्डर इज सेम। ठीक है, फिर अगले नंबर पे लिखना सो सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल, फिर फूल पत्ती लगा दिए। ठीक है, और फिर ये घटाते हुए दिखाना। ठीक है, वैसे आपको देखते ही पता चल गया होगा सर, सीधे लिखते हैं ना -3 1। ठीक है, फिर कितना 2 -2, फिर 2, फिर इधर कितना -3, इधर कितना 2, बस ये लो सर आंसर हो गया, डन, खत्म करो। ठीक है, ठीक है, ऐसा अगले पे बढ़ते हैं। हालांकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था ये वाला क्वेश्चन कराने का, लेकिन 12th के लिए मैंने खास तौर पे क्वेश्चन लिख लिया। x² + x, और यहां दे रखा x, यहां लिखा रखा 3 2, प्लस के अंदर दे रखा है दूसरा नंबर पे कितना 0 -1, यहां दे रखा -x + 1, यहां दे रखा है x, और यहां दे रखा है 0
-2 5। तो क्वेश्चन वाला कहता है बताओ x क्या होगा, बताओ जल्दी से इसे x। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं करता मैं। हाँ भाई, हो गया। फाइंड x, लास्ट में -2 है, मैं चेक कर देता हूं। 6 - 8 -2, सही कह रहा हो आप, -2। हाँ सबने चेक कर दिया, ठीक कर दिया, ठीक कर दिया। आंसर आ गया सबका, अरे वाह क्या बात है। देखो पहले सबसे पहले अपन इसको ऐड करते हैं, तो ऐड क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग ऐड होंगे, ये इससे 0 से ऐड होगा तो ये हो जाएगा x² + x, फिर x -1 से ऐड होगा तो x -1, फिर ये दोनों जुड़ेंगे तो -x + 4, फिर 2 और ये जुड़ेंगे तो x + 2। अब ये क्या है ना, ये 0 -2 5 और 1, नाउ कंपैरिजन होगा तो मुझे पता चलता है कि x² + x = 0, तो x कॉमन, x + 1 = 0। यहां से x की दो प्यारी प्यारी वैल्यू 0 और माइनस आ गई जब मैंने इसको इससे मिलाया तो, राइट है। तो जैसे ही मैंने ये करा, अब मैं इन दोनों को मिलाता हूं, यहां से मुझे मिल रहा है x - 1 = -2, मैंने x की वैल्यू -1, अभी तक -1 से मैच कर रहा है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिर मैंने आगे बढ़ा, -x + 4 को मैच कराया 5 से, ठीक है, तो -x बराबर कितना हो गया 1, मैंने x की वैल्यू -1। चलो खुशियां खुशियां, अभी तक तो सही बरकरार है। फिर लास्ट वाले में x + 2 = 1 को मिलाया तो x = -1, x = -1 सब में है, दिख रहा है आपको। तो फाइनली चारों से मुझे पता चला कि x = -1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं ना अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, अब थोड़ा तेज चल करके आगे पहुंच रहे हैं ना हम, हर 2 मिनट 3 मिनट बाद में क्वेश्चन करते ही तो जा रहे हैं। ए = में दे रखा है कितना, 8 0 4 -2 3 6, ठीक है ना। और बी के नाम पे दे रखा है कितना, बी के नाम पे दे रखा है 2 -2 4 2 -5 एंड 1, ठीक है। आपको कह रहा है क्वेश्चन वाला फाइंड मैट्रिक्स x, ठीक है ना, सच दैट क्या कि 2a + 3x 2a + 3x = 5 भी हो जाए, ठीक है, 2a + 3x = 5 भी हो जाए। ठीक है, मिनिमम 90 निखिल, मतलब 80 नंबर तो यूं आ जाता है फटाफट से, ठीक है। हाँ भाई आगे बढ़े, इस वाले क्वेश्चन के बारे में आप क्या कहते हैं। देखिए पहली चीज समझना है यहाँ, है ना, अरे यार मैं एक चीज से मिस कर गया, ठीक है, एक मिनट, एक कंसेप्ट मिस कर गया मैं, सेकंड कंसेप्ट, ठीक है, दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो याद रखना बहुत सिंपल सा है कि व्हेन अ स्केलर इज multiplied to a matrix, ठीक है, to a matrix, then it is multiplied to every element of it, कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो किसी ने a अगर दे रखा है 3 0 5 9 1 2, और फिर किसी ने कह दिया कि सर a/3 कितना होगा, ठीक है, तो मैं a/3 का मतलब मैं समझ जाऊंगा किसी ने a की 1/3 से गुणा कर दी, तो मेरे तरफ से आंसर होगा 3/3 0/3 5/3 9/3 या 1/3 या 2/3, और सॉल्व कर सकते हैं तो कर देंगे। जैसे इसकी वैल्यू 1 आ चुकी है, ये 0 है, ये 5/3 रह जाएगा, ये 3 रह जाएगा, ये 1/3 रह जाएगा और ये 2/3 रह जाएगा। तो जब भी किसी भी स्केलर की किसी मैट्रिक्स से गुणा होती है ना, तो पूरे स्केलर से गुणा होती है, ठीक है ना। तो सेम वे अगर बाई द किसी ने 2a लिखा है ना, तो 2a लिखते ही क्या हो जाएगा ना, 2a प्लस में दे रखा है 3x = में कितना 5b, ठीक है। तो मैं कैसे दिखाऊंगा, मेरा दिमाग पढ़ रहा होगा इस समय पे कि ये 2a का मतलब सामने वाले ने 16 0 8 -4 ये 6 ये 12 लिखा होगा और प्लस में 3x होगा कुछ, अभी पता नहीं चल रहा, ठीक है। लेकिन 5b का मतलब हो जाएगा ये 10 ये -10 ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा कितना 20 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -25, है ना, और ये हो जाएगा 5। ये मेरे को समझ में आ रहा है। अब मैं ये समझ गया कि 3x क्या होगा, 3x के टाइम पे मुझे इसको इसमें से घटाना है,
तो घटाते टाइम पे देखा ना, ऑर्डर तो सेम है, तो मैं जब इसको इसमें से घटाऊंगा तो 10 माइनस 16 हो जाएगा, तो ये -6 बन जाएगा, है ना। अब ये घटेगा, है ना, तो माइनस, ये पता है ना आपको कौन किस में से घट रहा है, ठीक है ना। इस -10 में से 0 घट रहा है तो -10, फिर 20 में से 8 घटेगा तो 12, फिर 10 माइनस -4 तो ये 14 हो जाएगा, फिर -25 -6 तो -31 हो गया, ठीक है ना। इधर 5 माइनस 12 दैट इज -7। क्या आप ये बात समझ गए? मैंने जब इसको इसमें से घटाया तो कैसे लिखा होगा, आइडिया पड़ रहा है आपको, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू के लिए 3 का डिवाइड जाएगा, 3 का डिवाइड जाएगा तो सब में लगेगा, तो 3 का डिवाइड लगने पे ये हो जाएगा -6/3, यहां से हो जाएगा -10/3, ये हो जाएगा 12/3, ये हो जाएगा 14/3, ये हो जाएगा -31/3, ये हो चुका होगा -7/3। अब आप इसे चाहो तो फर्दर और सॉल्व कर लो, वरना आपका आंसर डन है। अगर आप ये समझ गए कि भाई मेरे को तो स्केलर की मल्टीप्लिकेशन में बस सिर्फ इतना सा समझना है कि स्केलर जब भी मल्टीप्लाई होता है ना, व्हेन ए स्केलर इज मल्टीप्लाइड टू अ मैट्रिक्स देन इट इज मल्टीप्लाइड टू एवरी एलिमेंट ऑफ इट, ठीक है ना। अभी कुछ भी नहीं चल रहा, अभी तो सिर्फ बेसिक चल रहा है, हम सिर्फ बेसिक बेसिक बना रहे हैं कि बेस बन जाए हमारा, उसके बाद हम दौड़ जाए आगे, ठीक है ना। यहां तक हो गया आपका, ठीक है। हमने 1/3 की मल्टीप्लाई करी है, याद है ना, 3 का भाग लगाया मैंने, 1/3 की मल्टीप्लाई करी सब में, ठीक है, ऐसे। ओके, चेक कर लेते हैं, ये प्लस का 31 हो रहा है क्या, नहीं, देखो ये -25 है ना, 6 को आप इधर लाके घटाओगे तो -25 -6 ये 31 हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना, ऐसा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। अब देखो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इन दोनों से बढ़िया क्वेश्चन, ज्यादा बेटर क्वेश्चन ये वाला है। जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया ना कि अगर हम आपको a + b = दे रहे हो कितना, 2 - 1 1 3 -3 -2, ये हम आपको a + b दे रहे हैं, और साथ में हम आपको दे रहे हैं a - 2b। वो कितना दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं, वो दे रहे हैं कितना, -2 1 3 -1 4 -2, ये हमने आपको a - 2b दिया है। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है फाइंड a एंड b, a और b बताओ साहब क्या होगा। अब यहां पे क्या होता है ना, कई बार थोड़ा इसमें लॉजिकल होकर के चलना है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा लॉजिकल होकर चलना है, ठीक है ना। हाँ बस इसमें, हाँ सचिन बिल्कुल मैं फुल ऑन उस पर चल रहा हूं, एकदम रिदम में, है ना। इसको समझो, हमको इसमें बहुत सावधानी से समझना है इस बात को। मैं थोड़ी सी देर के लिए इस पूरे को x मान लेता हूं, लेट दिस इक्वल टू x, लेट दिस इज x, ठीक है। सेम वे मैं इस पूरे को y मान लेता हूं, लेट दिस इज y, ठीक है, दिस इज y। इसका मतलब क्वेश्चन वाले ने मुझे दे रखा है a + b = x करके कुछ, साथ में क्वेश्चन वाले ने मुझे दिया है a - 2b = y जैसा कुछ दिया है, राइट है। अब मुझे a चाहिए, तो a चाहिए या b चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों को देखने के बाद घटाने की सोच रहा हूं। अगर मैंने इन्हें सब्ट्रैक्ट करा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहां से कितना हो जाएगा, 3b = कितना हो जाएगा, x - y, यही होगा। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 ऑफ x - y। क्या मेरी बात समझ गए? सेम वे जैसे मेरे पास b आ गया है ना, तो फिर मैं उसकी जगह पे ये भी सोच सकता था, मैं इसी लाइन को डबल करके लिखता, मैं लिखता 2a प्लस में कितना 2b = 2x, ये होता ना। अच्छा, अब मैं इसी लाइन को तो कॉपी करता, बस कितना 2a - 2b, सॉरी 2a नहीं, a - 2a, है ना। इस लाइन को तो सिर्फ कॉपी करता, a - 2b = y, ऐसे तो करता। अब इन दोनों को ऐड करता, अगर मैं ऐड करता तो ऐड करते ही कट जाता है, यहां से कितना आता 3a = कितना 2x + y, 2x + y। तो फाइनली मेरे पास में a का आंसर कितना हो रहा है, 1/3 ऑफ 2x + y। मैं इतना आइडिया लगा चुका हूं, अब मेरे लिए कोई जोखिम नहीं है, मुझे सब पता है। अगर आपने मेरे से पूछा a क्या है सर, तो मैं a के लिए सोच रहा हूं 1/3 ऑफ, है ना। अब मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूं 2x मतलब ये x है, तो इसका डबल लिख रहा हूं। इसका डबल कितना हो जाएगा, 4 - 2 2 6, है ना, -6 -4, इसका डबल करा है, इसका डबल, है ना, ये x है, इसका डबल, ठीक है। x 2x कर दिया, देखो है ना, इसका डबल कर दिया, 2x कर दिया, प्लस y का मतलब इसको कॉपी करना है। तो मैं जैसे इसको कॉपी करूंगा तो कितना बनेगा, -2 1 3 -1 4 -2। अब जैसे मैं इसको जोड़ूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, सोचो जरा, 1/3 तो यही, ठीक है।
तो अपने आप में कितना बन जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ दिस। अब इन दोनों को जोड़ने में क्या मुश्किल मेरे लिए, ये मेरे लिए कितना दे रहा है बताओ आप, ठीक है। मैं इन सबको सीधे ही सोच सकता हूं, 4 - 2 मतलब 2, -2 + 1 -1, 2 + 3 दैट इज 5, 6 - 1 इज ऑल्सो 5, -6 + 4 -2, -2 -4 मतलब -6। अब मैं इसका 1/3 तो बोलना है, लो अभी 1 सेकंड में बोल देता हूं। इसका कितना हो जाएगा 2/3 -1/3, 5/3 5/3, ठीक है ना। इधर कितना हो जाएगा -2/3, इसका -2। ये मेरे पास में क्या आ गया, ए। लो साहब ए आ गया, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको कि कैसे क्वेश्चन में हुआ। मैंने क्या किया, मैंने डबल करा है, डबल इसका डबल, थोड़ा सा मुश्किल पड़ती है, इसका डबल 2a + 2b = 2x। सही है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा अब क्या करना है, अब तो b निकालना है। b कैसे निकालेंगे, b क्या चीज है, 1/3 ऑफ x - y। अब क्या करेंगे सर, 1/3 की जगह 1/3 लिखेंगे, x की जगह कॉपी करूंगा, सिंपल कॉपी। ये x है, मैं से बता चुका हूं कि ये x है। तो यहां कितना हो जाएगा 2 - 1 1 3, ठीक है, -3 -2 और फिर माइनस y की जगह क्या लिखना है, -2 1 3 -1 4 -2। अब मैं इसे घटा देता हूं, ठीक है। कैसे घटाना है, 1/3 सीधा घटाना है, 2 - -2 4 -1 -1 -2 1 - 3 दैट इज -2 3 -1 दैट इज 4 -3 -4 इज -7 -2 + 2 is 0, right? And answer will be 4/3 -2/3 -2/3 4/3, ठीक है, -7/3 and 0। दिस इज माई आंसर। तो मेरे पास बी आ गया, ए आ गया। ग्रेट कार्तिक, बहुत बढ़िया, एकता बहुत बढ़िया, शानदार चल रहा है आप लोग, ठीक है। अच्छा ओके एक बार मैं दोबारा देख लेता हूं, 2x + y अगर मैंने डबल करा तो 2x प्लस में 2b = 2x, a - 2b = y। ये क्वेश्चन में दे रखा है मेरे को, तो जैसे मैं सम अप करूंगा तो 3x = 2x + y, तो 1/3 ऑफ 2x। अब 2x करते हैं तो 4 - 2 2 6 -6 -4 और y देखो y की कॉपी करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -2 1 3 -1 4 -2। तो मैं इन दोनों को सम अप कर लेता हूं, सम अप करने पे कितना आ रहा है 2, यहाँ पे कितना आ रहा है -1, यहाँ पे कितना आ रहा है 5, यहाँ पे कितना आ रहा है -1, यहाँ पे कितना आ रहा है -2, यहाँ पे कितना आ रहा है सही है बराबर है, ठीक है, ऑल करेक्ट, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। अब यहां तक की बात बन गई, ठीक है। कुछ छोटा मोटा मिस्टेक तो चलता रहता है, बाकी तो अपन मस्त हैं, ठीक है। तो अपनी तरफ से ये भी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड x एंड y अगर 2x + y = दे रखा हो कितना 6 -6 0 -4 2 1 एंड x + 2y = दे रखा है कितना कितना 3 2 5 और यहां कितना दे रखा -2 1 -7, ठीक है। निकाल लेना आपकी तरफ से जो भी आंसर बने, ठीक है। एक अच्छा सेकंड, अगर भाई देखो आपको करना हो तो a के नाम पे हमारे को दे रखा है कितना कितना दे रखा है 4 6 -1, यहां दे रखा है 1 -2 3 और b के नाम पे हमारे को दे रखा है कितना, b के नाम पे हमारे को दे रखा है 0 -2 3 और दे रखा है 1 -1 4, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड फर्स्ट नंबर पे तो कितना 3a + 2b, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपसे पूछा जाएगा 2a - 3b, आप घर पे करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन, ठीक है। a के नाम पे आपको दे रखा है कितना, a के नाम पे दे रखा है 1 - 3 2 और यहां दे रखा है 2 0 2 एंड b के नाम पे आपको दे रखा है कितना 2 -1 -1 यहां दे रखा है 1 0 1, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड c, फाइंड मैट्रिक्स या फाइंड मैट्रिक्स C such that A + B + C is a null matrix। हाँ भाई, क्या आप ये तीनों क्वेश्चन कर लेंगे, क्या ये तीनों क्वेश्चन आप कर लेंगे, है ना। मेरा मतलब आप में से सभी बच्चे ये तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके
ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टाइटल पे आते हैं। अगला टाइटल का नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है भाई, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो याद रखना पहली चीज, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए के ऊपर ऐसे टी पावर में, या फिर ए के ऊपर डैश लगा देते हैं, इससे दिखाते हैं, ध्यान रखना है ना। सेकंड नंबर की बात करी जाए तो ये होता क्या है, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे अगर ए जो है वो अपने आप में ए आई जे है, मान लो एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, ठीक है, देन अगर किसी ने ए ट्रांसपोज पूछा तो बस इतना सा करना है, एक तो ए आई जे की जगह ए जे आई कर देना, राइट है। रो और कॉलम की चीजें आपस में बदल जाएंगी, दूसरा ऑर्डर भी बदल जाएगा, एन क्रॉस एम हो जाएगा। तो ट्रांसपोज के टाइम पे बड़ा गजब चीज है, ध्यान रखना। ट्रांसपोज के टाइम पे क्वेश्चन में सीन बदल जाता है, ठीक है ना। हाँ, आप यूं कह सकते हैं कि अगर किसी ने इसे बी आई जे बोल दिया तो बी आई जे इज इक्वल टू में ए जे आई हो गया, ठीक है। इस तरह से चलती है गाड़ी, आई थिंक सभी को पता है। अब इसके बाद में आते हैं थर्ड नंबर पे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपने किसी ट्रांसपोज ली हुई मैट्रिक्स को दोबारा ट्रांसपोज कर दिया तो वापस सही मैट्रिक्स पे पहुंच जाओगे। हाँ एग्जैक्टली तो अगर बाय द वे किसी ने, नहीं मेरे पास में आंसर किसी का भी नहीं है, वो तो अपन आपस में मिला लेंगे सब, ठीक है। एक पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी बहुत यूज में आती है, वो है किसी भी कांस्टेंट के साथ में अगर आप ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी ने आपको के का ट्रांसपोज लिख दिया तो के को आप बाहर लिख लो और ए का ट्रांसपोज कर डालो, चलेगा, ठीक है ना, एक ही बात है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, अगर किसी ने ए प्लस बी, ठीक है ना, समझना, अगर आपने दो मैट्रिक्स का सम किया है ए प्लस बी और फिर आपने ट्रांसपोज निकाला तो रिमेंबर आप ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज अलग अलग खोल सकते हो। इसको जनरलाइज भी करो, समझे आप। मान लीजिए जैसे किसी ने दे दिया कि ऐसा भी होता है ना, ऐसे भी, जैसे मान लो आपने किसी को आपको दिया ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी माइनस सी दे दिया, ठीक है, का ट्रांसपोज, तो याद रखना ये नॉर्मल खुलेगा, ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, माइनस सी का ट्रांसपोज, ऐसे, ठीक है ना। इसको ऐसे भी समझ लेना, ठीक है। ट्रांसपोज बहुत ही गजब की चीज है, ठीक है। अब आते हैं डी, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में आपको ट्रांसपोज करना हो तो ट्रांसपोज उल्टा खुलता है, बी का ट्रांसपोज पहले मल्टीप्लाइड बाई ए का ट्रांसपोज। अगर किसी ने दे दिया ए बी सी, है ना, ए बी सी का ट्रांसपोज, अब समझना उल्टा खुलेगा, सी का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज फिर मल्टीप्लाई में ए का ट्रांसपोज, उल्टा खुलता है। ट्रांसपोज बहुत गजब चीज है, ट्रांसपोज बहुत सावधानी से खेलना, ठीक है। ट्रांसपोज ऐसे खेला जाएगा। आई थिंक ये वाली बात अपने को पकड़ में आ गई है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपको अगर भाई देखिए यहां तक की बात, बिल्कुल बहुत प्यारा सा चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर है ये, ठीक है, और मार्क्स इतने जबरदस्त तरीके से देता है ना। अब जैसे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दे दिया किसी ने ए के नाम पे दे दिया किसी ने कॉस अल्फा, यहां दे दिया माइनस का साइन अल्फा, यहां दे रखा है साइन अल्फा और यहां दे रखा है कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। और फिर किसी ने पूछा कि देन अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर आई के बराबर है, फाइंड अल्फा, अल्फा क्या होगा। तो आपने दिमाग लगाया, एक मिनट, आई क्या चीज है सर, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा, ए मतलब, ए का मतलब हो गया, अब देखो जरा सोचो, अगर मेरे को किसी ने कहा ए में ए ट्रांसपोज जोड़ो तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां कितना लिखूंगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये कौन लिखा, ये ए लिखा। अब क्या करना है, इसी को जो यू है उसको यू बिछा दो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये यू बिछा दो तो साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब जोड़ो जरा दोनों को, तो जैसे आप दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, ये दोनों को जोड़ोगे 0 आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ोगे 0 आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ोगे 2 कॉस अल्फा आ जाएगा, है ना। ये a प्लस ए टी आ गया। लेकिन सरकार ने तो कहा है नहीं सर ये तो 1001 के बराबर है, ये तो आई के बराबर है ना सर। हाँ, तो जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो कंपैरिजन करते समय पर साफ पता चल गया कि 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब cos अल्फा इज इक्वल टू हाफ आ गया, और हाफ आता है पाई बाई 3 पे। अब cos अल्फा बराबर में cos पाई बाई 3 माने अल्फा इज इक्वल हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। याद है जनरल आंसर, कभी अपन ने ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन में पढ़ा था, ठीक है। तो अपनी तरफ से यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना।
तो ये बहुत सिंपल है लेकिन काम की चीज है। ए आई जे एजे आई में बदल जाता है, ठीक है। हाँ, इसको कुछ लोग बी आई जे भी बोलते हैं कि बी आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब यहां से अपन इसका साथ छोड़ते हैं, किसका, मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स की शीट अपलोड होगी क्या, देखना मैट्रिक्स की शीट अपलोड होगी या नहीं हुई। मैट्रिक्स की? हाँ जरा देखो मैट्रिक्स की शीट अपलोड हो गई क्या। अगर अपलोड हो गई तो उसका काम भी देना चालू करूंगा साथ में अपने को, है ना। डिफरेंशियबिलिटी का भी टाटा करना है ना। डिफरेंशियबिलिटी में छोटी छोटी चीजें बची हुई हैं अभी मेरी, ठीक है। हुई, एक मिनट दिखाओ। ये क्या है, ये तो बहुत ही ज्यादा डार्क है। अच्छा, मैट्रिक्स की शीट ये तुमने अपनी वाली ली है, सफलता की खोली है ना। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैट्रिक्स की शीट तो अपलोड हो गई है, लेकिन अगर बाय द वे इसकी स्टोरी देखी जाए तो इलस्ट्रेशंस हैं। अच्छा, डू योर सेल्फ चल रहा है अभी तो। ये जेम आ गया, एक्सरसाइज 2। हाँ भाई, एक्सरसाइज 1 में तो क्वेश्चन नंबर आप 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं बस सर, अभी तक तो एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 2 अगर आप करना चाहो तो कर लेना, अभी तक तो इतना ही कर सकते हैं ना, और तो अभी कुछ भी इसमें करने लायक नहीं है एक्सरसाइज 1 में तो। अब एक्सरसाइज 2 भी देख लेते हैं, है ना। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 कर सकते हो आप फिर से, और कुछ नहीं कर सकते। जे मीन्स तो अभी आप टच ही मत करो, ठीक है। जे एडवांस भी नहीं। एक्सरसाइज 5 अभी तो आप कुछ भी मत करिए, अभी मस्त रहिए, इसमें तो कुछ भी आपके पास करने लायक नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी कीजिए, खुश रहिए अभी तो, बस सिर्फ इतना ही कहूंगा, ठीक है। अच्छा, अपनी बात चल रही थी डिफरेंशियबिलिटी में भी बहुत सारी जगह हैं जहां पे आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस को खत्म करना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मोमेंट। हम आ गए कहां तक, सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी हो गया मेरा आपसे। पिछली बार मैं आपको 80 वाले क्वेश्चंस कराने चालू करे ही थे शायद, मैं अगर गलत नहीं हो तो। हाँ बिल्कुल वहीं तक पहुंचे थे, ठीक है। अच्छा, अब अपने इसके बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। हाँ अच्छा, मैंने आपको पिछली बार लास्ट जो क्वेश्चन कराया ना, चालू करा था, वो था मैक्सिमम मिनिमम और एफटी टाइप, ठीक है ना, जो कि अपने आप में बहुत काम की चीज है। अच्छा, जैसे क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो मान लो जैसे क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू में कॉस एक्स, और मैंने आपको ये क्वेश्चन में दिया था कि जी एक्स के नाम पे हमारे पास में दे रखा था मिनिमम ऑफ एफ टी, और आपके पास में टी की वैल्यू 0 से लेकर के एक्स तक आ रही होगी, ठीक है। और एक्स की खुद की वैल्यू जो थी वो 0 से π/2 तक जा रही है, ठीक है। और साथ में दे रखा 3 - x, और ये कब काम कर रहा है, जब π/2 से पाई में चल रहे हैं,
पाई बाय 2 से पाई में चल रहा है। ग्रेट। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है चेक डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, इस तरह के क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन नाउअडेज, है ना। हाँ ठीक है, अच्छा होगा, बिल्कुल होगा कार्तिक, है ना। अब ये क्वेश्चन कैसे काम कर रहा है वो बताता हूं। अच्छा ग्रेट। हाँ देखो अब ये क्वेश्चन कैसे काम करेगा। हमको जब वो कह रहा है ना जीएक्स अपने आप में दो फंक्शन से मिलके बनाए, एक तो एफ का मिनिमम लेना है। क्या मिनिमम का क्या मतलब होता है? मिनिमम का मतलब होता है कि हमें पता होना चाहिए कि एफ टी पहले बात में तो कॉस ऑफ टी है, ठीक है। तो जब आप मिनिमम ऑफ एफ टी की बात करते हैं तो मैंने कहा ना कि एक्स आपका 0 से पाई बाय 2 में कॉस एक्स का ग्राफ ले लो, ठीक है। कॉस एक्स के ग्राफ को आप ऐसे ना जितना मिनिमाइज स्टेप्स में तोड़ सकते हैं आप तोड़ना चालू कीजिए कि भाई अपने इसको तोड़ते गए, मिनिमम ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स में हमने इसको ब्रेक किया, ठीक है। आइडिया ले रहे हैं बस कि हमने इसको ऐसे किया कि हमने इसको इस तरह से ब्रेक करना चालू करा, छोटे छोटे इनफाइनाइट स्टेप्स में ब्रेक करा। इनफाइनाइट स्टेप्स में ब्रेक करने के दौरान हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हम ऐसे सोचेंगे कि हम शुरुआत कर रहे हैं 1 से, यहां पे इस समय पर 1 है, तो इसका मतलब ठीक 0 पर मैं 1 पे खड़ा हूं। जैसे मैं 0 से बिल्कुल अगली उसकी नेबरहुड वाली स्ट्रिप पे बात करूंगा तो उसके नेबरहुड वाली स्ट्रिप पर, ठीक है, ठीक है, नेबरहुड वाली स्ट्रिप पर मान लेते हैं कि मैं नेबरहुड वाली स्ट्रिप पर वैल्यू चेक करी जो कि उससे कंपैरेटिवली हल्की सी कम आ रही थी, उससे हल्की सी कम आ रही थी, ठीक है ना। तो जैसे ही कंपैरिजन होगा तो जो दोनों में से नीचे होगा, ठीक है ना, इसका इफेक्ट, ग्रीन वाले का इफेक्ट और ब्लू वाले का इफेक्ट, हालांकि आपको ग्रीन ब्लू नहीं दिख रहा होगा बट अगर नहीं भी दिख रहा चलना ध्यान से, ये जो दो डॉट है ना इसमें जो अगला डॉट है वो कंपैरेटिवली नीचे है, हल्का सा नीचे पड़ा है, हल्का सा, क्योंकि बिल्कुल नेबरहुड है ना, तो बिल्कुल एक दूसरे के इंपैक्ट में देख रहे हैं। तो जैसे ही वो एक दूसरे के इंपैक्ट में देखेंगे ना तो नेबरहुड में दोनों में कंपैरिजन होगा कि दोनों में नीचे कौन है। तो पता चला कि ये जो अगला है वो हल्का सा नीचे, जो नीचे है वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। और जीत जाएगा तो मतलब उसको मैं मिनिमम डिक्लेयर कर दूंगा, दोनों में ये नीचे है, मिनिमम माने नीचे कौन। अच्छा जैसे ही ये हुआ अब उसके पास वाला एक्टिव हो गया, उसके पास वाला हल्का सा देख सकते हैं, उसे हल्का सा, ये जो दूसरा डॉट है वो रेड डॉट से हल्का सा फिर नीचे होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्राफ डिक्लाइनिंग है, तो अगला पॉइंट हर अगला पॉइंट और नीचे और नीचे और नीचे मिलेगा और मैं कंपैरिजन करना चालू करूंगा उसके नेबरहुड से। तो ये जो रेड डॉट है इसका ब्लू से जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो मुझे पता चलेगा ब्लू डॉट जो हल्का सा नीचे है, तो मैं उसे रेड डिक्लेयर कर दूंगा, भाई ये मिनिमम का डॉट आया, ठीक है। जैसे ही डिक्लेयर करूंगा फिर से वापिस से अगला डॉट एक्टिव हो जाएगा। अब रेड और ब्लू के बीच में फिर कंपैरिजन होगा और जैसे कंपैरिजन होगा जो दोनों में मिनिमम है माने जो दोनों में नीचे है वो विजेता हो जाएगा, माने फिर से ये विजेता घोषित हो जाएगा। सेम वे अगला फिर एक्टिव होगा, फिर दोनों में कंपैरिजन होगा, फिर दोनों में कंपैरिजन होगा, फिर मुझे पता चलेगा कि ये फिर नीचे पड़ा, ये विजेता घोषित हो जाएगा। जो दोनों में नीचे है वो विजेता, फिर आपको पता चलेगा ये विजेता, अगला विजेता, अगला विजेता, अगला विजेता, अगला विजेता, हर बार यही जीतता 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 हमको पता चलेगा हम फाइनली कहां आ गए, एक तरह से इस कर्व cos x पे ही आ गए। माने हमारा आंसर मिनिमम एफ टी में क्या आया, cos t ही आंसर हो गया या cos x ही आंसर हो गया, ठीक है। तो हमको पता चला कि हमारा आंसर क्या बना, हमारा आंसर वही फंक्शन दोबारा बन गया। माने gx क्या बन गया, gx एक्चुअल में क्या बना, cos x ही फंक्शन, हम एक तरह से ग्राफ को ही फॉलो कर गए, ठीक है। तो ये cos x बना और वो भी कहां से कहां में, 0 से पाई बाय 2 तक में हर बार, ठीक है। इसका ग्राफ ही अगला पॉइंट अगला पॉइंट अगला पॉइंट ही खुद से मिनिमम, खुद के पिछले पॉइंट से मिनिमम डिक्लेयर हो गया और ये फंक्शन ही मेरे को वापस मिल गया 3 - x। और ये कब से कब तक, पाई बाय 2 से लेकर के और पाई तक ये काम करेगा। अब जैसे ही मुझे पता चला कि अच्छा ये फंक्शन है तो मुझे क्या चेक करना था, डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए पहला काम, ठीक है, मैं x की जगह पाई बाय 2 रखता हूं, ठीक है। जरा मैं आपके सामने ग्राफ भी बना सकता हूं, आप चाहो तो ग्राफिकली भी समझना। 0 से पाई बाय 2 तक तो cos x का ग्राफ, cos x का ग्राफ कहां तक चला, पाई बाय 2 पर कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। उसी टाइम पे पाई बाय 2 पर सामने वाला 3 - पाई बाय 2 दे रहा है। 3 - पाई बाय 2 का मतलब होता है लगभग 3 - 1.57। तो जैसे 3 में से आप 1.5 कम करोगे ना तो 1.5 कम करते ही तकरीबन आपके पास में 1.43 आ जाएगा और 1.43 कहीं यहां कहीं मिलेगा। तो 3 - x का ग्राफ ऐसे ड्रॉप मारेगा, राइट है ना, ऐसे ड्रॉप मारेगा। तो ये जो ग्राफ है ना 3 - x का, ये किसका ग्राफ है, y कोड में 3 - x। साफ पता चलता है कि ये पाई बाय 2 पे ब्रेक हो गया है। पाई बाय 2 से पहले ये नीचे था, पाई बाय 2 के बाद में ये नीचे की तरफ काम करना चालू करा, तो दोनों फंक्शन कैसे हो गए, डिसकंटिन्यूस हो गए।
और डिसकंटिन्यूस होते हैं हम फंक्शन कैसा बोलेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये अपने आप में डिसकंटिन्यूस है, इसलिए ही, है ना, आंसर डिसकंटिन्यूस हुआ। अब क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन ऐसा होता ही नहीं सर, मान लेते हैं क्वेश्चन में एफ एक्स कॉस एक्स ही होता सर, ठीक है, अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में जी एक्स के टाइम पे वो मिनिमम बोलता ही नहीं, उसके मुंह से मैक्सिमम एफ टी निकल जाता, फिर क्या होता सर? मैंने कहा अगर ऐसा होता तो आपके सामने यही फंक्शन ऐसे बिहेव करता, देखो जरा दिखाता हूं, ठीक है ना। अब की बार ये कैसे बिहेव करता, 3 माइनस एक्स तो होता, π/2 से पाई था, ठीक है। अब मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे काम करता, ठीक है। अब की बार, ठीक है, अब की बार फंक्शन ऐसे होता, देखो ये आपका cos x है, ये cos x जो है ना, इसको फिर से इनफाइनाइट ऐसे मैं लाइंस में स्टेप्स में तोड़ रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे मैंने इसको तोड़ना चालू करा कि भाई इस तरह से ब्रेक 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 ब्रेक। अभी तो मैं काम चलाओ एक बार ब्रेक कर रहा हूं बस, जैसे भी, है ना। अब सुना क्या है स्टोरी, है ना। फर्स्ट नंबर पे वैल्यू आई 1 पर, इसके जस्ट नेबरहुड वाली स्टेप एक्टिव हो गई कि मैं यहां हूं, तो दोनों में से मुझे पता है पास वाली स्टेप, क्योंकि ये डिक्लाइनिंग फंक्शन है, तो पिछला वाला जो था ना, है ना, पिछले वाला, अब देखो जरा इसका नेगेटिव, ये नेबरहुड में खड़ा है, इसका इंपैक्ट यहां तक आ रहा है, इसका इंपैक्ट यहां तक आ रहा है। भाई मैं इसको यूं देख पा रहा हूं कि जैसे मैं इसको इस वाले दो को जूम करके दिखा रहा हूं मैं ऐसे, है ना, ये ऐसा ग्राफ है, और इसका इंपैक्ट जो है ना, जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, तो कंपैरिजन करते टाइम पे मैं इसका इंपैक्ट फील कर रहा हूं कि इसका इंपैक्ट यहां तक है, ये अब इस पॉइंट और इस पॉइंट में दोनों में मैक्सिमम कौन है, माने ऊंचा कौन है दोनों में, तो ये वाला पॉइंट ऊंचा है। इसका मतलब अब की बार मैक्सिमम के टाइम पर पिछला वाला विजेता घोषित हो गया। इसका मतलब मैं अब की बार इस ब्लू और इस ब्लू के बीच में जब मैं कंपैरिजन करूंगा ना, तो कंपैरिजन करते टाइम पे मैं बताऊंगा नहीं साहब, इस हाइट पर जो पिछली वाले की हाइट है, ठीक है ना, वो हाइट इस वाले के कंपैरेटिवली ऊंची है, ऊंची। तो सेम वे जैसे ही अगले वाले स्टेप पर चलूंगा तो ये अपना इंपैक्ट थ्रो करेगा, इस पर अपना इंपैक्ट थ्रो करेगा। अब जैसे ही इंपैक्ट थ्रो करेगा यहां डॉट बनेगा, एक डॉट स्टेप पर बनेगा, इन दोनों में कंपैरिजन चलेगा कि ऊंचा कौन है, तो हमको पता चलेगा यार ऑब्वियस ही बात है, जो इंपैक्ट आया वो ऊंचा है। इंपैक्ट फिर अपने आप को अगले वाले पे थ्रो में करेगा, राइट है, जैसे वो अपने आप को अगले वाले पे थ्रो करेगा, उस पर और नीचे वाली लाइन पे फिर कंपैरिजन होगा, और फिर से पता चलेगा कि नहीं साहब जो इंपैक्ट था वो भारी पड़ा। तो ऐसे ही हम वापस से फिर से बार बार ऐसा करेंगे, देखो जरा, इंपैक्ट अपने आप को थ्रो करेगा, और ओरिजिनल ये नीचे है, नीचे और उसमें दोनों में, ठीक है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा ग्राफ में आपको स्पष्ट दिखने लग जाएगा, अभी शुरू शुरू में नहीं दिखता, लेकिन बाद में दिखेगा कि ये पॉइंट स्ट्रिप का पॉइंट है, वो पॉइंट नेबरहुड का पॉइंट है, नेबरहुड का इंपैक्ट पॉइंट है। तो इंपैक्ट पॉइंट और ग्राफ के पॉइंट के बीच में जब कंपैरिजन चलेगा ना, तो आपका एक्चुअल में कौन जीता हुआ घोषित होगा, इंपैक्ट वाला पॉइंट। तो इंपैक्ट वाले पॉइंट को आप डार्क कर दोगे कि नहीं साहब मेरा तो ये वाला जीत गया, ठीक है। अब इसका जैसे ये हुआ ना, फिर से ये पास वाले पे इंपैक्ट मारेगा, इस पर, अब इस पे इंपैक्ट मारेगा, और एक यहां पे स्ट्रिप का होगा। तो स्ट्रिप पॉइंट और इंपैक्ट पॉइंट में मैक्सिमम कौन है, माने ऊंचा कौन है, ऑब्वियस बात है इंपैक्ट वाला पॉइंट। तो मैं फिर से उसको विजेता घोषित करूंगा ऐसे, ठीक है, कि भाई तुम ही जीते हुए हो, ठीक है। इसको यहां जीता होगा, फिर ये जीता होगा, फिर अगला जीतेगा, फिर अगला जीतेगा, फिर अगला जीतेगा, फिर अगला जीतेगा। तो हर बार पता चलेगा स्ट्रिप के पॉइंट और इंपैक्ट पॉइंट में ऊंचा कौन पड़ गया, इंपैक्ट वाला पॉइंट। तो इंपैक्ट वाला पॉइंट जो होगा ना, वन हाइट पर खट 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 जीतता चला जाएगा, और फाइनली हमारे लिए एक तरह से एक लाइन डिक्लेयर हो जाएगी कि भाई साहब ये लाइन जो है ये हर बार अपने स्ट्रिप वाली लाइन से कंपैरेटिवली ऊंची पड़ रही थी, क्योंकि ये नेबरहुड इंपैक्ट आ रहा था, नेबरहुड इंपैक्ट आ रहा था, सही है। तो ग्राफ जो है वो हमको कहां मिला, एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे मिला, दैट इज y = 1। अब ये जो y = 1 वाली जो लाइन है ना, ये कहां तक काम कर रही है, दैट इज एक्टिवेटेड टिल π/2, क्योंकि 0 से π/2 तक y = 1 बना। अच्छा, साथ में 3 - x कहां तक काम करेगा, 3 - x होगा वो यहां से काम करना चालू करेगा, 3 - x का ग्राफ ऐसे काम करेगा, ये y = में 3 - x है। लेकिन अभी भी कौन सा दोनों मिल गए, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, साथ में क्या बन गया, नॉन डिफरेंशिएबल। माने फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी में फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैक्सिमम होने पर हमारे को स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और मिनिमम होने पर ओरिजिनल ग्राफ ही मिल रहा है। ये पहली चीज जो आपके दिमाग में उतरनी चाहिए। हालांकि बोर्ड पर भी ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको फिर भी कंपैरेटिवली, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी है इतना डार्क कलर देने की, थोड़ा बहुत आइडिया पड़ रहा होगा, ठीक है। ये तो हुआ हमारा एक क्वेश्चन।
तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप मान के चलो साहब भूकाल मचा के रखते हैं। ठीक है, एक। अब जैसे क्वेश्चन में अगले पे चलता हूं। एफ एक्स इज में किसी ने क्वेश्चन में दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और जी एक्स के नाम पे अपने को दे रखा है मैक्सिमम ऑफ एफ टी। यहां दे रखा है टी इज इन बिटवीन 0 टू एक्स, साथ में दे रखा है अब की बार ये काम करेगा 0 से 1 तक। अच्छा, साथ में दे रखा है 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला बंदा काम करेगा 1 एक्स एंड 2 तक। ठीक है, वही पूछेगा चेक डिफरेंशियबिलिटी, और क्या पूछने वाला है। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान से समझना। अब एक और चीज, इस तरह क्वेश्चन में जिनमें भी कभी भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन होता है ना, उस तरह क्वेश्चन में एक और खास बात होती है, वो हमेशा ऐसे फंक्शन सर्च करते हैं, कोशिश करते हैं, है ना, कोशिश करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में फंक्शन जो होता है वो या तो इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है। जैसे cosec 0 से पावर 2 में डिक्रीजिंग था, ठीक है, तो उनके लिए सोचवाना थोड़ा आसान होता है ज्यादातर, हर क्वेश्चन में नहीं। मैं खुद भी ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जिनमें वो नहीं कर रहे, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में ऐसा होता है। तो पहली चीज तो ये समझो कि अगर उन्होंने आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दी है तो आप सबसे पहले इसका डिवाइड एक्स निकालो। तो इसका डिवाइड एक्स निकल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक आ गई। क्या आ गई? क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक में खास बात क्या है, इस क्वाड्रेटिक का डी निकालो। डी आपका निकलेगा -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, मैंने कितना निकलेगा 4 माइनस 12 बोले तो -8, नेगेटिव निकल गया। दिख गया? जब भी किसी का डी नेगेटिव होता है ना तो पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो जाती है। इसका मतलब आपका डिवाइड एक्स पॉजिटिव हो गया। डिवाइड एक्स जब भी ग्रेटर देन 0 होता है फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाता है, जिसका मतलब फंक्शन वाकई इंक्रीजिंग था। अपन जिस एफ की बात करने वाले हैं ना वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीजिंग फंक्शन में मेरे को मैक्सिमम देखता जाना है। तो मैंने अपनी तरफ से आइडिया लगाया कि भाई इसका ग्राफ बनेगा कैसे। तो मुझे एक बात समझ आ गई, फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है तो सीधा ऊपर चढ़ता चला जाएगा, है ना। अच्छा, एक ही बार काटेगा तो अगर देखा इंक्रीजिंग है ना, एक ही बार काटता ऊपर चला जाएगा। अब मेरे को पता है इस फंक्शन में अगर मैं 0 रखता हूं, है एक्स की वैल्यू अगर 0 रखता हूं तो 1 आता है। तो माने इस एक्सेस पर ये यहां है, यहां 1 पर 0,1 से गुजरेगा, तो ये ग्राफ जरूर यूं आ रहा होगा, यूं निकला होगा। इंक्रीजिंग है ना, लेफ्ट से राइट में ऊपर की तरफ जाते समय बढ़ेगा। तो फंक्शन का एक नकली ग्राफ का आइडिया पड़ा कि भाई फंक्शन ग्राफ ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब ये ग्राफ अगर ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, तो मेरे को 0 से 1 के बीच में देखना है। अब मैंने 1 पे चेक करा कि 1 पर वैल्यू क्या आएगी, तो मुझे पता चला 1 रखने पर, ठीक है ना, फंक्शन में 1 रख लेते हैं तो 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, माने आंसर कितना आ गया 2। माने ये हाइट कितनी आ गई? ये हाइट 2 आ गई, ये हाइट 2 आ गई, है ना। अब मैं सिर्फ इतना सा ग्राफ लूंगा। अब मैं ये वाला ग्राफ उठा रहा हूं, ठीक है, ये वाला ग्राफ मैंने उठा लिया। ये कितनी हाइट है? 2, ठीक है ना, और यहां, अरे सॉरी, ठीक है, ये 1 से 2 तक है ना, ऐसा मैं जान करके थोड़ा इतना से ले रहा हूं 1 और ये 2, ठीक है। और इसको फिर से अपन स्ट्रिप स्ट्रिप काट देते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा दूर दूर स्ट्रिप लिए मैंने ताकि थोड़ा क्लैरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ऐसे मैंने स्ट्रिप्स काट दी। काटने के बाद मैं हर बार ग्राफ का पॉइंट और नेबरहुड का इंपैक्ट दोनों के बीच में कंपैरिजन करूंगा। ग्राफ का पॉइंट माने स्ट्रिप का पॉइंट और नेबरहुड का इंपैक्ट पॉइंट दोनों के बीच में कंपैरिजन करूंगा। तो पहला काम, सबसे पहले उठ के आया 1, ठीक है। इंपैक्ट कहां दिया इसने? यहां, ठीक है, बिल्कुल अपने सीध में देता है, हर जना अपने सीध में इंपैक्ट देता है। और उसका कंपैरिजन किससे चला? उसका कंपैरिजन चला इससे, इस पॉइंट से जो स्ट्रिप का पॉइंट है। स्ट्रिप ने ग्राफ को जहां काटा, इन दोनों में ऊंचा कौन है? इन दोनों में ऊंचा कौन है? तो मुझे पता चला ऊपर वाला ऊंचा है, मैंने इसको ही डार्क कर लिया, ठीक है। अब जैसे यही जीत गया, माने ये जीत गया। अब ये जीतते क्या करेगा ना, ठीक है, ये जीतते ही पास वाले पे इंपैक्ट डालेगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आया इसमें और स्ट्रिप के पॉइंट में कंपैरिजन होगा। तो मुझे पता चला इसकी सीध में तो यही आ रहे थे और स्ट्रिप का पॉइंट थोड़ा सा ऊंचा आ रहा था, तो ऊंचा आने पे वो विजेता घोषित हो गया, ठीक है ना। तो हमने इसी को विजेता घोषित कर दिया कि भाई तू ही विजेता है, ठीक है। सेम वे अब यहां पे इंपैक्ट और ये स्ट्रिप, तो हमको पता चला यही ऊंचा हो गया, फिर यही ऊंचा हो जाएगा, यही ऊंचा हो जाएगा, यही ऊंचा हो जाएगा। देखो जरा सोचो, मैं अगर आपके सामने इसमें दिखाता हूं, देखो इन दोनों में अच्छा खासा गैप है, ठीक है। इसका इंपैक्ट कहां पड़ रहा है? यहां पड़ रहा है, इंपैक्ट यहां पड़ रहा है, जबकि स्ट्रिप का पॉइंट यहां है। तो स्ट्रिप वाला पॉइंट ही जीत गया, स्ट्रिप वाला पॉइंट ही जीत गया क्योंकि वो ऊंचा है, ठीक है। अब जैसे ही ये जीता तो इसने अपने पास वाले पे इंपैक्ट डाला,
कि भाई यहां पे पढ़ते हैं अपन, यहां अपना इंपैक्ट डालते हैं। और स्ट्रिप का पॉइंट का है, स्ट्रिप का पॉइंट ऊंचा है, देखो आप साफ दिख जाएगा कि हाँ ये तो यही इंपैक्ट डाला था, जबकि ये ऊंचा है, थोड़ा और ऊंचा पड़ा, तो जैसे ऊंचा पड़ा तो वो जीतता गया। तो मैक्सिमम में कौन आया, मैक्सिमम आपको पता चलेगा हर बार यही पॉइंट जीतते चले गए, माने यहीं पे पॉइंट बनते चले गए हर बार। और ये किसको फॉलो कर गए, एक तरह से ग्राफ को ही फॉलो करके। तो अगर किसी ने मेरे से जीएक्स पूछा कि जीएक्स क्या है, तो जीएक्स के टाइम पे मैं ये सब हटा दूंगा कचरा और इसकी जगह फंक्शन ही भर दूंगा, क्योंकि फंक्शन ही विजेता हुआ, फंक्शन ही जीता। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में कितना एक्स प्लस 1, ये मैं यूज करूंगा कब से कब तक, 0 से लेकर के और 1 तक। और 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैं कब से कब तक काम करूंगा, 1 से लेकर के और 2 तक। अब इसमें अगर भाई देखो आप कंटिन्यूटी की बात करोगे तो कंटिन्यूटी वैसे भी निकालता हूं। फिर भी एक और बात बताता हूं, इसका वर्टेक्स ये क्वाड्रेटिक है, आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। इसका डिफरेंशिएशन करो, 2x माइनस 1, तो एक तो 1/2 पे आ रहा है, ठीक है ना, और 1/2 रखने पे 1/4, ढाई माने 5/10/4 प्लस 1/4 माने 11/4, माने इसका वर्टेक्स यहां आ रहा है 1/2 11/4 पर। ओके 1/2 और 11/4, 11/4 1 से हल्का सा ऊपर होता है, नहीं 2 से भी ऊपर होता है, तो यहां कहीं इसका वर्टेक्स आ रहा है, यहां इसका वर्टेक्स है। अच्छा, और ठीक 1 रखने पर इसकी क्या वैल्यू आ रही है, 1 रखने पर इसकी वैल्यू आ रही है, 1 रखने पर इसकी वैल्यू आ रही है 3 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, कितना हो गया 3, माने इस जगह पर ये 3 हाइट से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये 3 हाइट से स्टार्ट होकर ऊपर ही निकल जाएगा, याद है ना। ये ऐसा है, ये गेम मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये ऐसा ग्राफ है इसका, ये ग्राफ ऐसा है, इस तरह से ग्राफ होगा, लेकिन इस ग्राफ में हमको सारा नहीं लेना, हमको लेना है कहां से, यहां से, जहां ये इसने मामला रोका, किसने, इस फंक्शन ने कहां रोका 1 पे, तो 1 के आगे ठीक 1 पर ये कहां है, यहां है, ये हाइट इस समय पे कितनी है 3, तो ये 3 के आगे वाला ही हमारे काम का फंक्शन है, ये कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो हमको सिर्फ इतना ही लेना है, लेकिन दोनों फंक्शंस ये डॉट 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 और ये जहां ये चालू हुआ, इन दोनों के बीच में गैप आ गया, और इनके बीच में गैप आते मैं कह दूंगा फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, और फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन कैसा हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। तो आप में से कई बंदे ये बात समझ रहे होंगे कि बेसिकली इसका मन है ही नहीं कॉन्टिन्यूटी का, ये आपको उल्लू बना रहा है, ये बस सिर्फ ये जानना चाहता है कि आप चेक कर पाते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम कौन होता है, बस वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि वेदर यू हैव दैट करेज और नॉट। आपने वो एडवांस, क्या ये तो मेंस में आने लगे इस तरह के क्वेश्चन, क्या आपने मेंस में आने की वो इच्छा शक्ति भी है क्या, ठीक है। अब मान लो ये क्वेश्चन सर मिनिमम का होता तो क्या होता, अब ये क्वेश्चन अगर मिनिमम का होता तो कैसे होता वो बता देता हूं, ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन अगर मिनिमम का होता तो मैं कहता एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और जीएक्स के नाम पे मैं क्या ले लेता, जीएक्स के नाम पे ले लेता मैं मिनिमम ऑफ एफ टी, ठीक है ना, और 0 t और x, और यहाँ पे बोलते हैं 0 x एंड 1, और यहाँ पे कितना ले लेते हैं अपन फंक्शन के नाम पे 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कब लेते हैं जब x इज इन बिटवीन 1 एंड 2, और अब मिनिमम होता तो क्या होता, फिर से ग्राफ वही बनता, वही ग्राफ होता, ठीक है। अगर वही ग्राफ होता 1 से लेकर के 2 तक का, मान लो ये 1 है ये 2 है, ऐसे फिर से अपन स्ट्रिप काटते ऐसे, मैं तो और ब्रॉड स्ट्रिप ले रहा हूं, ठीक है। अब स्ट्रिप में क्या होता है ना, स्ट्रिप के अंदर आपको बहुत इजीली समझ में आता है कि हमको पता है ये 1 पे वैल्यू 1 है, इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा। अच्छा, फंक्शन का पॉइंट क्या है, स्ट्रिप वाला पॉइंट यहां है, इन दोनों में मिनिमम मतलब किसको विजेता घोषित करना है, ठीक है, नीचे वाले को, और नीचे वाला कौन है, नीचे ये रहा इंपैक्ट वाला पॉइंट, ये विजेता घोषित हो गया, ये विजेता घोषित हुआ, इसके पास में इंपैक्ट आ गया, इसके पास में इंपैक्ट आते क्या होगा, इसके पास में इंपैक्ट आते ये स्ट्रिप वाले पॉइंट से कंपैरिजन में आ जाएगा, जैसे कंपैरिजन में आएगा तो वापस यही विजेता हो जाएगा, ठीक है। ये विजेता हुआ, इसके विजेता होते ही ये पास में इंपैक्ट डाल देगा। स्ट्रिप वाला पॉइंट कौन है, स्ट्रिप वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट है, इनमें दोनों में जीता कौन, यही जीता। तो मुझे पता चला एक टाइम आएगा जब मेरे को पता चलेगा मिनिमम के टाइम पे यही विजेता मिल रहा है हर बार, तो हमको एक तरह की स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और वो भी कितनी, y=1 पर, और जो पिछला वाला ग्राफ था वो इसके ऊपर जा रहा था, तो अगर देखा जाए तो फंक्शन वापिस से कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस होते ही नॉन डिफरेंशिएबल में भी आ गया, ऐसा कह रहा था मैं। तो क्वेश्चन जब भी बनेगा तो वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो आप इस तरह की चीजों के लिए बहुत मेंटली प्रिपेयर रहें, मतलब भयंकर वाले मेंटली प्रिपेयर रहें। अच्छा, फिर भी अगर मान लो मेरे को पता नहीं शीट में इस तरह का कोई क्वेश्चन है या नहीं है, बट आई कैन टेल यू वन थिंग,
एफ एक्स के नाम पे दे देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, 2 मॉड एक्स, इवन आई मस्ट से, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स, ठीक है। और जी एक्स के नाम पे आपको दे देता हूं, ठीक है, मिनिमम एफ टी, और यहां देता हूं मैक्सिमम एफ टी, ठीक है, और यहां देता हूं -2x टी और x, ठीक है, और यहां देते हैं 0 tx। ये -2x और 0 के बीच में काम कर रहा है, ये 0x और t के बीच में काम कर रहा है, ठीक है। फाइंड gx, फिर आप gx फाइंड आउट कर लो, बस इतना सा। ये आप घर पे ट्राई कर लेना। अगर आप घर पे इस लेवल का क्वेश्चन कर गए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप में है वो बात कि आप उस लेवल की चीजें क्लिक करते हैं। गलत करना नहीं चलेगा, गलत कर, लेकिन करेंगे नहीं वो गलत हो जाएगा। करना जरूर आप अपनी तरह से ट्राई, कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं कर सकता हूं सर, तो ये वाला क्वेश्चन करना है। साथ में मैंने आपको डिफरेंशियबिलिटी का दिया था, अब बस मेरा मुश्किल से 15 मिनट का डिफरेंशियबिलिटी और बचा है, ठीक है ना, जिसको मैं उड़ाना नहीं चाहता बिल्कुल भी। और मैं आपको बता देता हूं, एक्सरसाइज 1 करके रख लेना बस आप, एक्सरसाइज 1 डिफरेंशियबिलिटी की कर लेना याद से, एक्सरसाइज 1, ठीक है, होमवर्क है डिफरेंशियबिलिटी का, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी ये आप करके रख लेना, क्योंकि मैं अच्छी खासी मेहनत कर चुका हूं इस चैप्टर पे।